हिंद स्वराज गांधी वाङ्मय की सूत्र रचना। अपनी आज की इस प्रस्तुति को देने के पहले मैं सेंट थॉमस एक्विनास के इस कथन का स्मरण करना चाहूँगा कि इट इज़ मच एंड मोर डिजायरेबल एंड कंफर्टेबल टू हैव ए लिटिल नॉलेज अबाउट हायर थिंग्स दैन ए वाइड नॉलेज अबाउट लोअर थिंग्स। ये ज़्यादा आवश्यक और सुविधाजनक है कि हम उच्च स्तरीय चीज़ों के बारे में थोड़ा ही ज्ञान रखें, बजाय इसके कि तमाम घटिया चीज़ों के बारे में हमारे पास बहुत व्यापक जानकारी हो। सबसे पहले हम उस परिवेश की गवेषणा करने की चेष्टा करेंगे जिस परिवेश में हम हिंद स्वराज और गांधी के प्रश्न को आज रख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष है और साथ साथ ही 150वीं जयंती वर्ष में कोविड नाम की महामारी से हम लोग घिरे हुए हैं। ये दोनों चीज़ें, महात्मा गांधी का 150वीं जयंती वर्ष और कोविड नाम की महामारी, ये एक दूसरे से कई अर्थों में जुड़े हुए भी हैं। इनका किस प्रकार से जुड़ाव है, इसको हमको देखने की चेष्टा करनी चाहिए। लगभग लॉकडाउन की स्थिति भारतवर्ष में समाप्ति की ओर है, लेकिन जब तक इस देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, कई नए नए प्रकार के अनुभव लोगों के हुए, लेकिन ये बड़े ही तात्कालिक और क्षणिक किस्म के अनुभव थे। इनको हम एक शमशान ज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। बहुत से लोगों ने अमेरिका, चीन और यूरोप, इन तीनों की शक्तिमत्ता पर, इन तीनों की अर्थव्यवस्था पर, इन तीनों की सदेक्षा पर और इन तीनों की बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। भारतवर्ष के भी विद्वानों ने इस प्रकार के सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि अब अमेरिका उतना शक्तिशाली नहीं रहा, यूरोप उतना बुद्धिमान नहीं रहा, या चीन के अंदर अब लोक मंगल करने की कोई कामना नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इस मौलिक प्रश्न पर विचार नहीं किया कि अभी भी, चाहे इस महामारी से जूझने का प्रश्न हो, चाहे अपनी शिक्षा दृष्टि को निर्मित करने और विकसित करने का प्रश्न हो, और चाहे अपनी अर्थव्यवस्था को दिशा देने का प्रश्न हो, हम बुरी तरह से इन्हीं पश्चिमी राष्ट्रों और चीन की दृष्टि पर अभी तक टिके हुए हैं। इन्हीं लोगों की बताई गई दृष्टि पर, इन्हीं लोगों के बताए गए रास्ते पर चलकर हम इन देशों को बहुत जल्दी से जल्दी पीछे छोड़कर विश्व गुरु बनने का सपना पाले हुए थे। इसलिए अपने इस प्रकार के आकलन पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। प्रकृति और पर्यावरण को लेकर के भी कई प्रकार की टीका टिप्पणियाँ की गई। ऐसा कहा गया कि अब हम प्रकृति के साहचर्य में रहना सीख चुके हैं या सीख रहे हैं। प्रकृति के साहचर्य में रहने का महत्व हमको पता चलने लगा है। पर्यावरण को हमने स्वच्छ कर लिया है, लेकिन हमने शायद ये प्रयास नहीं किया कि प्रकृति और पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और प्रकृति के ईश्वर के साथ संबंध पर टिका हुआ प्रश्न है। जब तक हमारी दृष्टि के केंद्र में ईश्वर की सत्ता विद्यमान नहीं होगी, तब तक मनुष्य का मनुष्य के साथ और मनुष्य का प्रकृति के साथ कोई सम्यक, स्वस्थ और सुस्थिर संबंध नहीं बन सकता। घर की व्यवस्था और महानगरों की संस्कृति को लेकर के भी प्रश्न उठाए जाने लगे। ये कहा जाने लगा कि अब हम लोगों ने घर में रहना सीख लिया है। महानगरों की समस्याएं बहुत ही विभीषिकाकारी रूप से हमारे सामने आई, लेकिन हमको इन दोनों संदर्भों को भी व्यापक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है कि जिस विश्व दृष्टि के हम आदी बन चुके हैं, जिस प्रकार के वर्ल्ड ऑर्डर में रहने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं, उस प्रकार के वर्ल्ड ऑर्डर में महानगरों का बढ़ना और महानगरों की सघनता अत्यंत स्वाभाविक है। और महानगरों की वृद्धि और महानगरों की सघनता
ये कभी किसी स्वस्थ सभ्यता के लक्षण नहीं माने जाते, बल्कि सभ्यताओं के पतन के लक्षण माने जाते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था में घर में रहना, घर के संस्कार और घर की मर्यादाओं का कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए इस संदर्भ को भी हमको एक बार ठीक से देखना चाहिए। दुनिया में घूमने फिरने, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से चलने, बहुत द्रुतगामी परिवहन सेवाओं और संचार साधनों का इस्तेमाल करने, इन सारी प्रवृत्तियों पर भी एकदम से रुक जाना पड़ा, ठहर जाना पड़ा और एक ठहराव का सामना हमको करना पड़ा। एक तरफ जहां हमने अपने पवित्र तीर्थ स्थानों को भी पर्यटन की अपनी आसुरी अवधारणा से आच्छादित कर रखा था, वहां एकदम से हमारी जिंदगी 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं शताब्दी के दहलीज पर एकदम से ठहर सी गई। तो ठहर करके भी सोचने का एक मौका हमको इस कोविड की महामारी के बीच में मिला। इन सारी उथल पुथल के बीच में आत्मनिर्भरता का प्रश्न भी बहुत तेजी से उभर करके सामने आ रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि कोविड के द्वारा पैदा किए गए ये सारी परिस्थितियां, चाहे वो वैश्विक शक्तियों पर हमारा भरोसा हो, उनकी तरह की अर्थव्यवस्था विकसित करने की हमारी कामना हो, उनकी तरह की शिक्षा व्यवस्था को संस्थापित और संचालित करने की हमारी इच्छा हो, या प्रकृति और पर्यावरण को लेकर के, घर और महानगरों को लेकर के, या ठहर कर और रुक कर और धीमे चल करके अपनी वस्तुस्थिति का आकलन करने के प्रश्न हों, ये सभी प्रश्न गांधी के दर्शन और गांधी के विचार से अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। इधर आत्मनिर्भरता का एक नया प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है। हम ये समझ रहे हैं कि आत्मनिर्भरता का प्रश्न किसी राजनीतिक दल के समर्थन में खड़े होकर नारे लगाने का प्रश्न है, या किसी राजनीतिक दल के आह्वान पर या किन्हीं तात्कालिक परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने पर किसी देश विशेष का बहिष्कार करने का प्रश्न है। ये न तो बहिष्कार का प्रश्न है और ये न ही कोई राजनीतिक प्रश्न है। आत्मनिर्भरता का प्रश्न वस्तुतः हमारे आचरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और इस संदर्भ में मैं कौटिल्य का स्मरण कर लेना यहाँ यथेष्ट समझता हूँ। कौटिल्य अपने नीति सूत्रों में लिखते हैं कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यः, राज्यस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम इंद्रिय जयः और इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम्। अर्थात सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है। अर्थात राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे राज्य के निवासी अपने धर्म का पालन कर सकें और उनको सम्यक अर्थों में सुख की प्राप्ति हो सके। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ अंतः संबंध है। लेकिन राज्य तब तक ऐसा नहीं कर सकता जब तक राज्य के मूल में विनयशीलता न हो। राज्य को उद्दंड नहीं होना चाहिए, राज्य को अहंकारी नहीं होना चाहिए, राज्य को परंपरा द्रोही नहीं होना चाहिए। विनयस्य मूलम इंद्रिय जयः, और वही राज्य विनयी कहलाएगा, विनयशील कहलाएगा, जिसकी चिंता के केंद्र में आत्मजय या इंद्रिय जय का प्रश्न होगा। आनंद कुमार स्वामी ने इस प्रश्न को अपनी पुस्तक व्हाट इज सिविलाइजेशन में बहुत गंभीरता के साथ उठाया है। समूची भारतीय मनीषा और समूचे भारतीय वाङ्मय के केंद्र में ये आत्मजय और इंद्रिय जय का प्रश्न विद्यमान है। गांधी दर्शन भी इंद्रिय जय और आत्मजय के प्रश्न को बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही विस्तार के साथ इंट्रोड्यूस करता है, उसे एड्रेस करता है। लेकिन इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम्, ये इंद्रिय जय तभी संभव हो पाता है जब हम अपने वृद्धों या अपनी परंपरा के द्वारा सुनिश्चित किए गए अनुशासन का ठीक प्रकार से पालन करें। उस अनुशासन के प्रति हम कोई द्रोह दृष्टि या उसे कोई निरस्त करने वाली दृष्टि न रखें। ये जो अपनी परंपरा के प्रति एक अहंकार मूलक दृष्टि है,
जो हमें विनयशील नहीं बनने देती, इंद्रिय जय को हमारे जीवन से विस्थापित कर देती है और एक ऐसी अर्थव्यवस्था को निर्मित करती है जिस अर्थव्यवस्था में केवल विप्लव और उद्वेग ही हमको दिखाई देता है। यही वस्तुतः इस प्रकार की विभीषिका और इस प्रकार के दुख का कारण है। इस बात को हमें कौटिल्य के इस नीति वाक्य की सहायता से ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए। इसलिए आत्मनिर्भरता का भी प्रश्न इस कोविड के दौरान जो पैदा हुआ है, उसके संदर्भ को भी हमें ठीक प्रकार से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। न तो ये कोई राजनीतिक प्रश्न है और न ही ये कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है। यह वस्तुतः किसी राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ, उसके आचरण से, उसके सदाचार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसके मूल में संयम का गुण है, संयम का तत्व है। तो ये जो कुछ प्रश्न हमारे सामने उभर करके इस कोविड की महामारी के दौरान आ रहे हैं, इन प्रश्नों का भी तारतम्य आप देखिए एक ऐसा संयोग है कि उन महात्मा गांधी से है जिन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष भी वही वर्ष है जो इस कोविड महामारी का वर्ष है। इस बीच में ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई कि हमने अपने नए नए नायकों का भी निर्धारण शुरू कर दिया। कभी सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेसेस, क्रिकेट के खिलाड़ी, फुटबॉलर्स, कार रेसिंग करने वाले लोग, इस प्रकार के लोग हमारे नौजवानों के सितारे होते थे। नए नए क्षेत्रों से हमारे सितारे, हमारे नायक, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे रोल मॉडल्स उभर करके आ रहे थे और हमारी इस नौजवान होती हुई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे थे। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि कभी सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात सैनिक, तो कभी इस कोविड महामारी के समय अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले चिकित्सक और चिकित्साकर्मी हमारे नायक के रूप में उभरे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी देश में इस प्रकार की परिस्थितियां कभी कभार ही आती हैं। किसी भी देश का वास्तविक चरित्र शांत काल में सतत रूप से जो उसके दायित्व हैं, उन दायित्वों का उस देश के नागरिक अपनी कितनी ईमानदारी, योग्यता और निष्ठा के साथ निर्वहन करते हैं, उससे उस देश का नायकत्व और उसके नायकत्व का चरित्र तय होता है। ये आपातकालीन परिस्थितियों के आधार पर अगर हम अपने नायकों का रोज रोज चुनाव करने लगें, रोज रोज बदलने लगें, फिर परिस्थितियां सामान्य होने पर उन्हीं क्रिकेटर्स को, उन्हीं फिल्म एक्ट्रेसेस को या एक्टर्स को अपने नायक मानने लगें, तो ये तो एक बहुत ही बीमार सभ्यता के लक्षण हैं, एक बहुत ही रुग्ण होती जा रही, आत्मविस्मृत होती जा रही सभ्यता के लक्षण है। दूसरा, एक नई टेंडेंसी, एक नई प्रवृत्ति इधर देखने में आ रही है कि हम लोग हमेशा युद्ध की भाषा में बात करने लगे हैं। हम अभियान चलाते हैं, किसी चीज के प्रति रणनीति तय करते हैं, हम किसी को योद्धा घोषित कर देते हैं, किसी को हम सैनिक बता देते हैं, कभी हम विजय की बात करते हैं, कभी हम हार की बात करते हैं, कभी हम जीत की बात करते हैं। ये हमेशा सैनिकों की शब्दावली में बात करना, वो चाहे शिक्षा के प्रश्न हो, वो चाहे स्वास्थ्य के प्रश्न हो, या वो चाहे हमारी देश की सीमाओं की रक्षा के प्रश्न हो, हमेशा यदि हम सैनिकों की भाषा में बात कर रहे हैं, आक्रामक शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी अंदर से एक बहुत ही अशांत और बहुत ही अस्थिर सभ्यता के लक्षण है। ऐसे संकट के समय हमें अपनी सभ्यता की जो मूल तासीर है, उसका जो स्थायी भाव है, उसका जो आंतरिक रस प्रवाह है, उसकी ठीक प्रकार से शांतचित्त होकर के गवेषणा कर लेनी चाहिए। ये कुछ बड़े प्रश्न हैं, जो प्रश्न उस वातावरण में या उस परिवेश में पैदा हुए जिस परिवेश में आज हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी सूत्र रचना हिंद स्वराज पर विचार करने बैठे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अभी तक गांधी के अवसान के बाद जिस प्रकार की जीवन पद्धति का वर्णन हमने किया था, उस प्रकार की जीवन पद्धति में जो हमारी व्यक्तिगत मान्यताएं थीं,
जो हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय मान्यताएं थीं, जो हमारी वैश्विक और पर्यावरणीय मान्यताएं थीं, या जो हमारी अस्तित्व मूलक मान्यताएं थीं, जिनको हम लोगों ने मान लिया था कि ये लगभग सुनिश्चित मान्यताएं हैं और इन्हीं सुनिश्चित मान्यताओं के आधार पर हमारे आगे का जीवन चलेगा, वो हमारी सारी सुनिश्चित मान्यताएं लगभग लड़खड़ा गई हैं और वो एक प्रकार के एडहॉकिज्म या तदर्थवाद का शिकार हो गई हैं। एक बार फिर से हमें 20वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं शताब्दी के इस प्रथम चतुर्थांश में जिस प्रकार की वैश्विक मान्यता या जिस प्रकार की सामाजिक, व्यक्तिगत या अस्तित्व मूलक मान्यता के आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का स्वप्न देख रहे थे, उस पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अब इस समूचे परिवेश के बीच अगर हम गांधी पर विचार करें और गांधी के समूचे चिंतन पर विचार करें तो दो तीन बातों को हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि जो समूचा गांधी वाङ्मय हमारे सामने उपस्थित है वो बहुत ही विशाल है। भारत सरकार ने उसे 100 वॉल्यूम में प्रकाशित कराया और कोई भी वॉल्यूम उसमें 450-500 पृष्ठों से कम का नहीं है। यानी अगर हम समूचे गांधी वाङ्मय की चर्चा करें तो लगभग 45-50 हजार पृष्ठों का है। तो इतने विस्तृत गांधी वाङ्मय के आधार पर गांधी के विचारों को स्थापित कर पाना, सुनिश्चित कर पाना, उसके बारे में कोई बात आधिकारिक रूप से और प्रामाणिक रूप से कह पाना, ये कोई सामान्य काम नहीं है, ये कोई आसान कार्य नहीं है। दूसरा, गांधी जी अपने आप में केवल कोई विचारक नहीं थे, वो कोई राजनीतिक दार्शनिक मात्र नहीं थे, वो कोई चिंतक मात्र नहीं थे, बल्कि वे एक राजनीतिकर्मी थे और दुनिया के राजनीतिक उथल पुथल के सबसे गंभीर दौर में उन्होंने भारतवर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन में न केवल भाग लिया बल्कि उस राष्ट्रीय आंदोलन को एक प्रकार से उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। तो वो एक राजनीतिक व्यक्ति भी थे, उनको राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन भी करना पड़ता था, उस आकलन के हिसाब से उनको अपने निर्णय भी लेने पड़ते थे। तो गांधी जी के साथ दूसरी दिक्कत यह है कि वो केवल एक शुद्ध रूप से विचारक या दार्शनिक नहीं हैं, बल्कि भारतवर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन और उस राष्ट्रीय आंदोलन ने, जिस राष्ट्रीय आंदोलन ने एक प्रकार से उपनिवेशवाद की पूरी परंपरा के विरुद्ध एक आंदोलन दुनिया भर में खड़ा किया और उससे प्रेरित होकर के भारतवर्ष के ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद दुनिया में तमाम उपनिवेशों में अपनी स्वतंत्रता की कामना जागृत होती है और वे उपनिवेशवाद से मुक्त होते हैं। तो इतने बड़े उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलने वाले आंदोलन के वे प्रणेता थे। तो इतना कहना चाहिए कि इतना वर्सेटाइल उनका कैरेक्टर था, इतना बहुमुखी उनका जीवन था कि उसके ऊपर आसानी से कोई टीका टिप्पणी करना बहुत ही मुश्किल काम है। तीसरी बात यह है कि गांधी ने जो अपने विचार रखे हैं उनके विचारों में काफ़ी कुछ प्रयोग धर्मिता है। गांधी जी की अपनी जो आत्मकथा है उसका नाम ही है एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अर्थात बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ करके, सुन करके, अपने अनुभवों से भी जानी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किया, अपने माध्यम से प्रयोग किया, और वो प्रयोग व्यक्तिगत भी थे और वो प्रयोग सामाजिक और राष्ट्रीय भी थे। तो इसलिए ऐसे प्रयोगधर्मी व्यक्ति के बारे में, जिसने तमाम युगानुकूल परिस्थितियों के सापेक्ष अपने विचार को, अपनी रचनाओं को, अपनी परिकल्पनाओं को हमारे सम्मुख रखने की चेष्टा की, आसानी से कहीं बांध पाना या एक साथ रख पाना कोई आसान कार्य नहीं है। तो ये जो गांधी जी का विशाल वाङ्मय है, उनकी राजनीतिक सक्रियता है और उनकी युग सापेक्ष प्रयोगधर्मिता है, इन तीनों को साथ रखकर बहुत ही प्रशांत चित्त और बहुत ही संतुलित दृष्टि के साथ ही हम गांधी का मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमको अवश्य ही गांधी के बारे में आरंभ में ही समझ लेनी चाहिए कि जैसे महाभारत का युद्ध आरंभ होने के समय जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं तो युधिष्ठिर एक घोषणा करते हैं और उस घोषणा में वो ये आह्वान करते हैं कि चूंकि ये युद्ध धर्म और अधर्म के विरुद्ध है,
हम पांडव धर्म के साथ हैं और हमारे समक्ष खड़े कौरव अधर्म के साथ हैं, इसलिए अभी भी यदि कोई कौरवों की सेना में हो जो धर्म का साथ देना चाहता है तो हमारी सेना में उसका स्वागत है, और हमारी तरफ अगर कोई हो जो अधर्म के साथ जाना चाहता है तो अभी भी वो स्वेच्छापूर्वक हमारी सेना को छोड़कर दूसरी तरफ जा सकता है। और आप जानते हैं कि इस दौर में कुछ लोगों का आदान प्रदान भी महाभारत युद्ध आरंभ होने के पहले हुआ था। तो एक रेखा युधिष्ठिर ने महाभारत का युद्ध आरंभ होने के पहले खींच दी। भगवत गीता शुरू ही होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस आह्वान के साथ कि जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है। ये इस युद्ध क्षेत्र की प्रामाणिकता धर्म के आधार पर पहले तय हो गई। उसी तरीके से आपको गांधी दर्शन और गांधी वांग्मय की प्रामाणिकता को धर्म के आधार पर पहले तय कर लेना पड़ेगा। गांधी एक ऐसी चुनौती हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि या तो हमको गांधी की तरफ रहना है या हमको गांधी के विरोध में रहना है। या तो हमको गांधी के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, धर्म के पक्ष में रहना है, या फिर हमको गांधी के विरोध में, अन्याय के, हिंसा के पक्ष में रहना है। एक डिवाइडिंग लाइन, एक विभाजक रेखा इस प्रकार से धर्म और अधर्म के बीच में, हिंसा और अहिंसा के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में गांधी हमारे लिए खींच देते हैं। इसलिए ये जो एक निर्णायक रेखा है, इस निर्णायक रेखा को भी हमें कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए, चाहे जितना विशाल गांधी वांग्मय हो, चाहे उनकी जिस प्रकार की प्रयोग धर्मिता हो, और चाहे उनकी जिस प्रकार की राजनीतिक सक्रियता हो। इन सारे संदर्शों में गांधी के जीवन दर्शन पर विचार करते समय इस निर्णायक धर्म और अधर्म की रेखा को हमको नहीं भूलना चाहिए। हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो यूरोपीय पुनर्जागरण और ज्ञानोदय से उपजी हुई आधारभूत मान्यताएं थीं, उन आधारभूत मान्यताओं पर एक अस्तित्वमूलक संकट गांधी देख रहे थे। गांधी अपने आप में वो किसी केवल राष्ट्र मात्र के नेता नहीं हैं या किसी सिद्धांत मात्र के प्रवर्तक नहीं हैं, बल्कि गांधी का महत्व सभ्यताई है। वो एक सभ्यतापरक व्यक्तित्व है, और सभ्यता के उस संक्रमण काल में जब यूरोपीय पुनर्जागरण और ज्ञानोदय से उपजी हुई आधारभूत मान्यताएं, जिनको हम लोग पठन पाठन की भाषा में आधुनिकता कहते हैं, उन्होंने समस्त विश्व की बौद्धिक मीमांसा को एक प्रकार से आच्छादित कर रखा था, ग्रस रखा था। गांधी ने एक प्रकार से उनका परीक्षण करने का साहस किया और उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई, और एक प्रकार से उन सारी मान्यताओं को गांधी एक अस्तित्वमूलक संकट के घेरे में ला करके खड़ा कर देते हैं। ये मान्यताएं क्या हैं, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक प्रोटेस्टेंट उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसकी सबसे पहली मान्यता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें हम सारी दुनिया को उस उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सहारे एक सोने की लंका जैसा वैभव प्रदान करने की चेष्टा कर रहे थे, और अभी भी कर रहे हैं। एक ऐसी आधुनिक और प्रत्यक्षवादी दृष्टि पर आधारित ऐसा विज्ञानवाद, जिस विज्ञानवाद के केंद्र में तकनीक और यंत्रों की प्रधानता थी। एक प्रत्यक्षवादी, एक पॉजिटिविस्ट दृष्टि, केवल हम उसी को सत्य मानने के लिए तैयार हैं जो हमारी इंद्रियों के द्वारा सुग्राह्य हो। और ऐसी प्रत्यक्षवादी दृष्टि के ऊपर आधारित वो विज्ञान, जो विज्ञान यंत्रवाद और तकनीक के सहारे विश्व विजय का स्वप्न पाले हुए हो, जबकि उस विज्ञान की अगर आप अंतर्मीमांसा करने की चेष्टा करें तो उसमें भी आपको कई गंभीर समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा आधुनिक विज्ञान ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत पर चलता है। लखनऊ समाजशास्त्री पीठ के स्वनामधन्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर ए.के. सरन इसे आइडिया ऑफ इनडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी कहते थे, अनंत संशोधनीयता का सिद्धांत। यानी अपने पिछले विचार को हम आज अपनी दृष्टि से संशोधित और श्रेष्ठ मान रहे हैं, आज के विचार को हम कल संशोधित और श्रेष्ठ मानेंगे। और इस प्रकार के ट्रायल एंड एरर
के आधार पर चलने वाले विज्ञान ने लगभग एक अंधविश्वास का रूप इस 20वीं और 21वीं शताब्दी में धारण कर लिया है। और हम अपनी प्रत्येक मान्यता का, वो चाहे हमारी परावैज्ञानिक मान्यताएं हों, वो चाहे हमारी पराभौतिक मान्यताएं हों, वे चाहे हमारी वैचारिक और ज्ञान मीमांसा संबंधी मान्यताएं हों, सभी मान्यताओं का हम वैज्ञानिक परीक्षण करके ही उनकी सत्यता का आकलन करने पर जोर देने लगे हैं, जबकि ये विज्ञान अपने आप में बहुत ही गंभीर विसंगतियों से भरा हुआ है। इसकी बड़ी गंभीर सीमाएं भी हैं और वो सीमाएं धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। इस कोविड महामारी के दौरान ही आप देखिए उस विषाणु के लक्षण क्या हैं, उसके विरुद्ध किसी वैक्सीन या किसी दवाई के आने की संभावना क्या है, उसके रोकने के उपाय क्या हैं, उसके इलाज के प्रोटोकॉल और इसके दिशा निर्देश क्या हैं। इस पर आज तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों में, जो विषाणु वैज्ञानिक हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, उनके बीच से लेकर के और चिकित्सा संस्थानों में जो लोग काम कर रहे हैं, कोई भी एक दृष्टि नहीं बन पाई। और हम दावा ये करते हैं कि विज्ञान अंतिम सत्य को उद्घाटित करता है, विज्ञान के द्वारा उद्घाटित किए गए सत्य बिल्कुल सुनिश्चित होते हैं। तो विज्ञान की जो सीमाएं हैं वो बहुत ही गंभीर रूप से, लेकिन बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से इस कोविड महामारी के दौरान हमारे सामने आई हैं। ऐसा भी लगने लगा है कि जो दूसरी वैकल्पिक ज्ञान प्रणालियां हैं या जो हमारी दूसरी ज्ञान परंपराएं हैं, विज्ञान उनसे कतई बीस नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी उपाय हो सकते हैं जीवन को जीने के, स्वस्थ जीवन को जीने के, प्रसन्नतापूर्वक जीवन को जीने के, जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से परे हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। और इस प्रकार की जीवन दृष्टि जिन ज्ञान परंपराओं या जिन ज्ञान दृष्टियों के द्वारा परिपोषित होती है, विज्ञान को उनसे किन्हीं भी अर्थों में बीस नहीं माना जा सकता। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न इस आधुनिक विज्ञानवादी दृष्टि पर खड़े हो गए हैं। लेकिन जो यूरोपीय पुनर्जागरण और ज्ञानोदय, जिसे हम रेनेसा और एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसके माध्यम से ये दो विचार उस समय के और उस समय से लेकर के आज तक के विश्व को भी कमोवेश आच्छादित किए हुए हैं। एक प्रोटेस्टेंट उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा आधुनिक प्रत्यक्षवादी दृष्टि पर आधारित ऐसा विज्ञानवाद जो तकनीक और महायंत्रों के सहारे अपनी प्रतिष्ठा को या अपनी विजय को स्थापित करना चाहता है। सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर देखें तो एक बाजार प्रधान शहरीकरण, उस शहरीकरण ने हमको एक लोभ आधारित गुलामी की व्यवस्था में जकड़ रखा है। हमारी राजनीतिक गुलामी है या नहीं, हम किसी के व्यक्तिगत रूप से गुलाम हैं कि नहीं, लेकिन जो उत्पादन के साधन और उत्पादन की वस्तुएं हैं, उनके बीच का संबंध कुछ ऐसा हो गया है इस आधुनिक बाजार प्रधान शहरीकरण में कि हम अपनी प्रवृत्ति से एक लोभ आधारित गुलामी की व्यवस्था के शिकार होते चले जा रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बिना इस बात की तहकीकात किए कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है कि नहीं, हम उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो बिना इस बात की तहकीकात किए कि इनका और अधिक संग्रह, ये केवल संसाधनों का अपव्यय नहीं है तो क्या है, हम उन्हें संग्रहित किए चले जा रहे हैं। एक वस्तुओं को संग्रहित करने और वस्तुओं के पीछे भागने का एक उन्माद और पागलपन का दौर हम लोग इस आधुनिक शहरीकरण की व्यवस्था में देख रहे हैं, और इसने एक लोभ आधारित गुलामी की ओर हमको बढ़ा रखा है। प्लेटो ने इसी को अपने शब्दों में कहा है कि हम जो सांसारिक वासनाएं हैं, उन सांसारिक वासनाओं के वस्तुतः गुलाम हो जाते हैं। तो उसी प्रकार की सांसारिक वासनाओं की गुलामी का एक दौर इस बाजार प्रधान शहरीकरण ने हमको प्रदान किया है। चौथा, जिस प्रकार की हमारी समूची दृष्टि और हमारे सारे संबंध हो गए हैं, वो एक उपभोग प्रधान इहलोकवाद की व्यवस्था पर आधारित है। हम एक ऐसे समाज में, एक ऐसी विश्व व्यवस्था में रह रहे हैं जो सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेने का अहंकार पाले हुए है। आधुनिकता जिसे कहा जाता है, और आधुनिक होने के लिए हम जितना प्रयत्नशील और जितने व्यग्र और बेचैन हैं, उस आधुनिकता का ये प्रमुख लक्षण है कि वो अपनी ताकत से
बिना किसी दैवी या बिना किसी तात्विक हस्तक्षेप के केवल अपनी ताकत के आधार पर समूची दुनिया को या विश्व की समूची परिस्थितियों को, सारी कंडीशंस को वो अपनी मुट्ठी में कर लेने का अहंकार पाले हुए हैं, उसका दावा करती है। और इसका दूसरा परिणाम क्या होता है, ये किस तरीके से हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होता है, वो भी हम लोग ये देख सकते हैं इस कोविड की महामारी के दौरान कि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, भय यानी फियर, विपदा, महामारी जिसे हम लोग कह रहे हैं, या संकट, क्राइसिस, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में आती रहती हैं, मनुष्य के जीवन के साथ इन चीज़ों का एक स्वाभाविक और एक बड़ा ही सहज संबंध है, इनको स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। इतना ज़्यादा हम अहंकारग्रस्त थे, विशेष रूप से पश्चिम का राष्ट्र यूरोप और अमेरिका की जो तिलमिलाहट है और उनके अंदर की एक जो भड़बड़ाहट है, उसको हमको इससे समझना चाहिए कि वो एक उपभोग प्रधान इहलोकवाद के सहारे सारी कंडीशंस को अपनी मुट्ठी में करने का दावा कर रहे थे। रिलायंस का दावा था ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये मुट्ठी में दुनिया को कर लेने का अहंकार जो जीवन में संकट की परिस्थितियां, विपदा की परिस्थितियां, महामारी की परिस्थितियां, अनिश्चितता की परिस्थितियां या भय की परिस्थितियां आती हैं, उनके लिए हमको असहज बना देता है, उनके लिए हम स्वीकार्य नहीं रह जाते, वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं रह जाते। हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि ऐसा भी हमारे जीवन में हो सकता है, विफलता भी हमारे जीवन में आ सकती है, संकट भी हमारे जीवन में आ सकता है, भय भी हमारे जीवन में आ सकता है, और तमाम, कभी आत्महत्या के रूप में, कभी अवसाद के रूप में, कभी चिड़चिड़ेपन के रूप में, और इस प्रकार के तमाम मानसिक और शारीरिक व्याधियों के रूप में ये बात हमारे सामने उभर करके आ रही है। तो गांधी के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो हमको उस समूचे वैश्विक बौद्धिक परिवेश पर भी विचार करना चाहिए, उस समूचे बौद्धिक निर्मिति पर भी विचार करना चाहिए जिस बौद्धिक निर्मिति के बीच गांधी अपनी बात कहने के लिए उद्यत होते हैं या साहसपूर्वक खड़े होते हैं। और इस बौद्धिक निर्मिति को बनाने में यूरोपीय पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के द्वारा ये जो 3-4 मान्यताएं हमने आपको गिनाई, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक प्रत्यक्षवादी विज्ञानवाद, एक बाजार प्रधान शहरीकरण और एक उपभोग प्रधान इहलौकिकवाद, जिसे हम लोग आजकल सेकुलरिज्म कहते हैं, ये धारणाएं किस प्रकार से हमको संकटग्रस्त करती रही हैं, इनकी मीमांसा भी हमको साथ साथ करने की आवश्यकता है। तभी हम गांधी दर्शन और गांधी के विचारों के महत्व को, उनकी रिलेवेंस को और उनकी प्रासंगिकता को समय सापेक्ष दृष्टि से ठीक प्रकार से समझ पाएंगे, ठीक प्रकार से उनका अवगाहन कर पाएंगे। अब इस समूचे वैश्विक बौद्धिक परिवेश के बीच भारतीय दृष्टि से अब हमको गांधी को सिचुएट करने की जरूरत है। हिंद स्वराज के प्रश्न पर पहुंचने के पहले अब हम उस भारतीय तत्कालीन परिवेश में गांधी को सिचुएट करने की, गांधी को स्थापित करने की चेष्टा करेंगे, उनको रखने की कोशिश करेंगे। गांधी का आगमन जिस परिवेश में या जिस बौद्धिक वैचारिक परिवेश में भारतवर्ष में होता है, उसे भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है। और भारतीय पुनर्जागरण की उस बौद्धिक निर्मिति के दौरान ही समूचा भारतीय स्वाधीनता संग्राम लड़ा जाता है और अंग्रेजों से हम लोग अपने देश को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करते हैं। एक प्रकार से ये जो समूचा भारतीय पुनर्जागरण है या भारतीय स्वाधीनता संग्राम है, इसके अंदर बहुत सारी धाराएं और अंतर्धाराएं हैं। इन धाराओं और अंतर्धाराओं के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको दिखाई देती है वो ये है कि हम आधुनिक यूरोपीय मान्यताओं, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और समाजवादी मान्यताओं के बीच वर्तमान समाजशास्त्रीय और नृशास्त्रीय मान्यताओं, जिसको हम लोग आजकल सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल एजम्पशंस कहते हैं, इन सारे मॉडर्न यूरोपियन नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, इन सभी एजम्पशंस और इन सभी मान्यताओं के बीच
एक प्रकार से हम अपने भारतीय स्वत्व को पहचानने की चेष्टा कर रहे हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम और भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जो व्यापक बौद्धिक वातावरण है, जिसे हम लोग भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं, उसमें बहुत सारी धाराओं और अंतरधाराओं के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वो ये धारा है कि हम अपने भारतीय स्वत्व को पहचानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उन्हें यूरोपीय चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, आधुनिकता के चश्मे से। कुछ लोग उसी आधुनिकता के माध्यम से बौद्धिक विमर्श को जो दिशा प्राप्त हुई, समाजशास्त्रीय, मार्गशास्त्रीय, नृशास्त्रीय विचारधाराएं, उनके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग एक जो राष्ट्रवादी वैचारिकी है उसके माध्यम से भी चीज़ों को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोशिश हमेशा विद्यमान रही समूचे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान कि हम अपने मूल स्वत्व को जानने और समझने की, उसकी एक प्रकार से पुनर्गवेषणा करने की, उसको एक प्रकार से रीइन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते रहे। और विचारकों का एक लंबा क्रम है, लोकमान्य तिलक से लेकर के स्वामी विवेकानंद, इसी क्रम में गांधी भी आते हैं, आनंद कुमार स्वामी, केसी भट्टाचार्य इसी क्रम में आते हैं, बद्री शाह ठुलघरिया से लेकर के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और श्री अरविंद से लेकर के दीनदयाल जी तक को हम इसी क्रम में रख सकते हैं। ये सभी लोग उस समूचे वैश्विक परिवेश के बीच, उस समूची बौद्धिक निर्मिति के बीच भारतीय सत्व का अनुसंधान करने की चेष्टा कर रहे होते हैं। और ये जो प्रयास है हमको भारतीय समाजवाद की जो लोहियावादी धारा है वहां तक किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। गांधी का जहां तक प्रश्न है, गांधी ये मानते हैं कि जो भारतीय जीवन दृष्टि का मूल आग्रह है वो मूल आग्रह ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति की त्रिपुटी पर टिका हुआ है। ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति की इस त्रिपुटी के बीच एक नियामक संतुलन है और ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति के बीच की ये जो त्रिपुटी है उसके बीच के जो नियामक संतुलन की साधना है, यही वस्तुतः भारतीय जीवन का निकष है, यही वस्तुतः भारतीय जीवन दर्शन का मर्म है। इन तीनों सत्ताओं के बीच एक संतुलन की साधना ही भारतीय जीवन की साधना है। जिस प्रकार प्रत्येक सभ्यता के अपने अपने लक्षण होते हैं, उसी प्रकार से भारतीय सभ्यता के भी अपने लक्षण हैं। ये माना गया है कि जो भारतीय सभ्यता है वो एक जिज्ञासा मूलक सभ्यता है। गांधी भी इस बात को मानते हैं कि हमारा मूल लक्ष्य आत्मबोध का प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, आत्म जिज्ञासा का प्रश्न है। और इसी आत्म जिज्ञासा को अधिष्ठान प्रदान करने के लिए, उसे आधार प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ समाज की व्यवस्था है। उसी समाज का पोषण करने के लिए तदनुरूप ही हमारी अर्थनीति है। उसी समाज और अर्थनीति का परिरक्षण करने के लिए तदनुरूप ही हमारी राजनीति है। और इसी प्रकार की समाजार्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का उन्मीलन करने के लिए ही हमारे यहाँ शिक्षा का प्राविधान है। और इसीलिए गांधी जी जिस प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं वो एक सर्वांगपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। वो शिक्षा में 3H के परिमार्जन की बात करते हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड का मतलब कि हमारा इंटेलेक्ट, हमारा बौद्धिक परिमार्जन हो। हार्ट का मतलब हमारा इमोशनल यानी हमारा भावनात्मक परिमार्जन हो। और हैंड का मतलब कि स्किल यानी कर्म कुशलता के मामले में हमारे हाथों का परिमार्जन हो। यदि हम इसको भारत की शास्त्रीय परंपरा की भाषा में तब्दील करने की कोशिश करें तो एक प्रकार से ये ज्ञान, भक्ति और कर्म की साधना का मार्ग है। कितनी आसानी से, कितने सरल शब्दों में पूरी भारतीय परंपरा का अनुवाद अपने शिक्षा के विचार में गांधी कर देते हैं। और वो शिक्षा का विचार किस प्रकार से हमारे अपने मूल प्रश्न, हमारी अपनी सभ्यता के मूल लक्षण जो आत्मबोध की जिज्ञासा का प्रश्न है, उसके तीनों समाजार्थिक और राजनीतिक अधिष्ठानों के उन्मीलन को बनाने का, सुनिश्चित करने का
और उनके प्रति जनमानस को सुपात्र बनाने की कला का नाम शिक्षा है, इस बात को गांधी जी कैसे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ये हमको समझ लेना चाहिए। ये जो हमारा भारतीय परंपरागत समाज है, गांधी जी मानते हैं कि वो अपनी सभी आधारभूत मान्यताओं के साथ साथ कालक्रम के प्रवाह से जो संकट उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, जो विसंगतियां उसमें उत्पन्न होती हैं मानवीय स्वभाव के कारण, उनका एक निवारण तंत्र भी उसके अंदर विद्यमान है। जो हमारा सामाजिक अधिष्ठान है, वो सामाजिक अधिष्ठान के अंदर न केवल अपने पोषण को, अपने को पोषित करने की, अपने को संपोषित और संवर्धित करने की क्षमता विद्यमान है, बल्कि अपनी अंतर्विसंगतियों का स्वतः समाधान करने की, उनका स्वतः निराकरण करने की भी उसके अंदर क्षमता है। और इसीलिए उनका मानना है कि हमारे अंदर की जो अपनी विसंगतियां हैं या जो कालवशात आई हुई कमियां हैं, उनको हमें अपनी दृष्टि से ही उनका निवारण करना चाहिए, अपनी दृष्टि से ही हमको उनका समाधान निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। इस मामले में भी वे कभी परमुखापेक्षी होने की कामना नहीं करते। ये एक विशेष बात गांधी की समाज दृष्टि के बारे में है। जिससे परंपरागत अर्थ दृष्टि की वो बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से वो अर्थ दृष्टि एंटी मॉडर्न है या गैर आधुनिक है, वो आधुनिकता विरोधी है। आधुनिकता के साथ उस प्रकार की अर्थ दृष्टि का कोई तालमेल, कोई सामंजस्य संभव ही नहीं है। गांधी जी तो ये मानते हैं कि आधुनिकता और हिंसा ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रवृत्तियां हैं। परंपरा में तो हिंसा या वॉर या विपदा एक्सीडेंटल है, तात्कालिक है, कभी किसी कारणवश पैदा हो जाती है। लेकिन आधुनिकता के साथ हिंसा का साहचर्य ये उसका अनिवार्य लक्षण है। हिंसा या वायलेंस या विपदा या संकट ये आधुनिकता में, मॉडर्निटी में इम्प्लिसिट है। आधुनिक विचार दृष्टि और उस विचार दृष्टि के आधार पर चलने वाली हमारी कोई भी व्यवस्था होगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, वो अनवरत रूप से संकटग्रस्त ही होगी। उसका कारण यह है कि संकट या वायलेंस या वायलेशन या अधर्म या अन्याय, आप जो कुछ भी शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें, ये आधुनिकता या मॉडर्निटी के अंतर्भूत लक्षण है। इनको साथ साथ लेकर के ही आधुनिकता चलती है। और इसीलिए गांधी जी ये मानते थे कि अंग्रेजों के द्वारा भारतवर्ष को उपनिवेश बनाना ये केवल भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति के लिए ही अशुभ नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की भी सभ्यता और संस्कृति के लिए इसके परिणाम घातक ही होंगे, अशुभ ही होंगे। इसके कारण उनके अंदर भी एक हिंसा का और एक लोभ का वातावरण जन्म लेगा, जो उनकी भी जो उच्च स्तरीय सांस्कृतिक मान्यताएं थीं, उन मान्यताओं का अंततः क्षरण ही करेगा। तो इस दृष्टि से गांधी की जो हिंसा की दृष्टि है, वो हिंसा की दृष्टि बहुत ही व्यापक है। और एक अर्थ में तो हम ये कह सकते हैं कि हिंसा और अहिंसा के भेद को हम अगर भारतीय दृष्टि से कहना चाहें तो वो धर्म और अधर्म का भेद है, जो गांधी हिंसा और अहिंसा के शब्दों से व्यक्त करते हैं। यानी जो कुछ भी धर्ममय है वो सब कुछ अहिंसक है, और जहां पर भी धर्म का तिरस्कार है वो वस्तुतः हिंसा है। और आधुनिकता की तो सारी स्थापना ही धर्म के तिरस्कार और धर्म के उच्छेद पर आधारित है। इसलिए आधुनिकता, अन्याय और हिंसा ये सभी सहचरी हैं, साथ साथ चलने वाली प्रवृत्तियां हैं। इन्हीं आर्थिक प्रश्नों और आर्थिक व्यवस्था की समीक्षा करते करते गांधी जो मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम है और जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम है, जिसे डॉक्टरों और वकीलों की व्यवस्था कहा जाता है, उसकी भी बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। और गांधी ये मानते हैं कि ये कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो अनसस्टेनेबल डिमांड्स और सर्विसेज पर टिकी हुई हैं। वैसे तो जो सारी आधुनिक इकोनॉमी है, जो मॉडर्न इकोनॉमी है, उसका सबसे गंभीर संकट यही है कि वो अनसस्टेनेबल डिमांड्स और सर्विसेज पर टिकी हुई हैं। ऐसी मांगों और ऐसी सेवाओं पर टिकी हुई हैं जो गैर पोषणीय है, जिनका पोषण और जिनका संवर्धन हो ही नहीं सकता, वो अनसस्टेनेबल है।
अब आजकल हम लोग वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, अब तो ये तो बिल्कुल पराकाष्ठा हो गई ना, दिमागी दिवालियेपन की पराकाष्ठा हो गई कि इस प्रकार की डिमांड्स, इस प्रकार की सर्विसेज पैदा की जा रही हैं, हमारे लिए उनको आकर्षण का विषय बनाया जा रहा है, जो वस्तुतः हमारी आवश्यकता ही नहीं है। वो बिल्कुल एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, डिमांड के रूप में भी या सर्विस के रूप में भी। तो इसीलिए गांधी जी इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को, जो अनसस्टेनेबल डिमांड्स और सर्विसेज के ऊपर आधारित हो, उसको उन्होंने कभी भी तरजीह नहीं दी। राजनीतिक प्रश्नों के मामले में उन्होंने बहुत साफ साफ अपने हिंद स्वराज में लिखा है, जिसकी आगे चलकर के हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन्होंने कभी भी कोई बहुत तवज्जो नहीं दी, और उसके लिए तो उन्होंने बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए तो उन्होंने वेश्या शब्द का इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि जिसके पास शक्ति होती है उसके साथ संसद होती है, और ऐसी संसद से आप कोई गुणात्मक अपेक्षा करें, सिद्धांततः यह बात अपने आप में बिल्कुल निराधार है। जिस प्रकार का लीगल सिस्टम वहां से आ रहा था, जिस प्रकार का न्याय की व्यवस्था वहां से आ रही थी, और जिसका हम लोग अपने सिस्टम में भी अनुमोदन कर रहे थे, और उसी प्रकार का सिस्टम अंततः हम लोगों ने अख्तियार किया, गांधी जी को इस प्रकार की न्याय की व्यवस्था पर, उसकी शुचिता पर, उसकी सामर्थ्य पर और उसकी उपादेयता पर भी गंभीर संदेह था। तो इस तरीके से वो जो समूचा बौद्धिक परिवेश निर्मित हो रहा था, उस बौद्धिक परिवेश के बीच जो भारतीय विचार दृष्टि है, उस भारतीय विचार दृष्टि को समझते हुए जो भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक मान्यताएं हमको पश्चिम से प्राप्त हो रही थी, उनके सापेक्ष हमारे भारतीय विकल्प क्या हैं, उन भारतीय विकल्पों के प्रति बहुत ही दृढ़ आग्रह गांधी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये विचार करने की बात है कि देश की लोकसभा, राज्यसभा और सारी विधानसभाओं के 5-7 हजार सदस्यों ने 1.5 अरब की आबादी वाले देश को पेशेवर सत्ताधीशों के लेन देन का एक अखाड़ा बना रखा है। इनकी संख्या 5-7 हजार से तो ज्यादा है नहीं, जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और सारी विधानसभाओं के सदस्य हैं। 1.5 अरब की आबादी का देश है, और इन सभी लोगों ने अपने सत्ता प्रतिष्ठानों को अपने लेन देन का अखाड़ा बना रखा है, और हमसे बार बार यह कहलवाया जा रहा है कि यह लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। कभी भी गांधी जी के विचारों का यह लोकतंत्र रहा ही नहीं। गांधी जी लोकतंत्र के उस प्राचीन विधान पर विश्वास करते थे जहां पर लोक का तात्पर्य धर्म के प्रकाश से आलोकित जन से है। वो जन उनके लिए प्रिय था जो अपने राष्ट्र की चिति और अपने विराट से प्रकाशवान हो। जिस जन के अंदर अपने राष्ट्र की चिति और अपने राष्ट्र के विराट की संचेतना न हो, वो एक भीड़ है, वो एक मॉब है, उसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं। एक धर्मशील राजा और एक धर्मशील प्रजा के बीच का जो संबंध है, गांधी जी के लिए वो महत्वपूर्ण था, और इसी अर्थ में गांधी जी राम राज्य की बात करते हैं। और अपने सारे संदर्शों से, अपने सारे संदर्भों से कटे हुए लोग, जिनको आजकल हम लोग लोकतंत्र में लोक के नाम से आख्यायित करते हैं, जनतंत्र में जन कहते हैं या प्रजातंत्र में प्रजा कहते हैं, इस पर तो 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश कवि टी.एस. एलियट ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है। 1939 के आसपास टी.एस. एलियट के कुछ व्याख्यान हुए, जिसको एक पुस्तक द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी में प्रकाशित किया गया। उस पुस्तक में एलियट सीधे सीधे इस बात को लिखते हैं कि मच एंड मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड अ सोसाइटी, much and more deadly it be, and the people who are alienated from their tradition
who are dissociated from their tradition are nothing but a mob. अंत में एलियट ये कहते हैं कि mob will never be less than a mob, even if it is well fed, well housed and well clothed. ऐसे लोग जिनके अंदर अपनी धर्म और संस्कृति का बोध न हो, वो केवल और केवल एक भीड़ के समान है। और ऐसे भीड़ वाला समाज या भीड़ वाला समूह बनाना वहां पर बहुत ही आसान होता है जहां पर केवल शुद्ध रूप से एक भौतिकवादी और एक औद्योगिक संस्कृति विकसित हो रही होती है। इलियट कहते हैं कि ये जो भीड़ है वो किसी भी अर्थ में एक भीड़ से उच्चतर नहीं है, भले ही उसका खान पान, उसका रहन सहन और उसका अनुशासन कितना भी श्रेष्ठ कोटि का क्यों न हो। यदि वो अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता के मूल तत्वों से आच्छादित नहीं है, उन संदर्शों को पहचानती नहीं है, वो सारे संदर्भ उसके अंतर्भूत नहीं है, तो केवल एक भीड़ है। गांधी जी इस प्रकार के किसी भी अपने चरित्र से कटे हुए, अपनी मूल विशेषताओं से च्युत जन समाज को लोक मानने को कभी तैयार नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने जब अपने राजनीतिक प्रश्नों को सामने रखा और अपने राजनीतिक कर्मियों की क्वालिटी या उनकी योग्यता को तय करने का प्रश्न उनके सामने आया, तो उन्होंने कहा कि राजनीति का कर्म केवल सत्याग्रहियों के लिए है। और उन सत्याग्रहियों के लिए उन्होंने पंच महाव्रतों का सुनिश्चयन किया। ये पंच महाव्रत वही हैं जिनको भारतीय परंपरा में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य कहा गया। एक प्रकार से वो अपने धर्म के तत्व से अपने राजनीति कर्मियों को अनुप्राणित करने की चेष्टा कर रहे थे, और तभी वो मानते थे कि उनके अंदर वो पात्रता आएगी कि वो देश को एक राजनीतिक नेतृत्व दे पाएंगे और देश की जो मूल आत्मा है उस मूल आत्मा का स्पर्श कर पाएंगे। तो गांधी की दृष्टि का उन्मीलन जितना स्पष्ट और सूत्रवत हमको हिंद स्वराज में दिखाई देता है, वैसा वास्तव में हमको अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता। गांधी जिस विचार को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जीवन भर उस विचार पर अडिग और अविचल बने रहते हैं, उसकी बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही सटीक रचना हिंद स्वराज है। और इस संदर्भ में हम गांधी के हिंद स्वराज की रचना कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को भी पढ़ें तो मार्क्स की विचार पद्धति क्या है, उसकी योजना क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही फोकस्ड तरीके से वो सारी बात आपके सामने आ जाती है, जो आगे चल करके उसके अन्य ग्रंथों में विस्तार प्राप्त करती है। उसी प्रकार से यदि आप समूचे गांधी वाङ्मय की सूत्र रचना देखना चाहें तो आपको और हमें हिंद स्वराज का अवलोकन करना पड़ेगा। इस मामले में हिंद स्वराज हमारे लिए गांधी वाङ्मय की सूत्र रचना है। अब हम लोग हिंद स्वराज की रचना प्रक्रिया क्या रही, हिंद स्वराज की विषय वस्तु क्या रही और हिंद स्वराज का महत्व क्या रहा, तथा हिंद स्वराज को देखने की आज कौन कौन सी दृष्टियां उत्पन्न हो रही हैं, उन दृष्टियों की अपनी समस्याएं क्या हैं, इन पर आगे विचार करने की चेष्टा करेंगे। जहाँ तक गांधी के हिंद स्वराज का प्रश्न है, हिंद स्वराज को समझने की कुछ अपरिहार्यताएं हैं, कुछ प्रीरिक्विजिट कंडीशंस हैं, और ये लगभग स्थापित ही है कि हिंद स्वराज जो विशद गांधी वाङ्मय है उसकी सूत्र रचना है। गांधी इतिहास पुरुष के रूप में जो कुछ कहते रहे और जैसा जीवन में जीते रहे, हिंद स्वराज एक प्रकार से उस विचार और आचार की एकता पर आधारित जीवन का प्रतिनिधि शास्त्र है। हम हिंद स्वराज को गांधी का प्रतिनिधि शास्त्र भी कह सकते हैं। हम सबसे पहले हिंद स्वराज की अवस्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी रचना है जो आधुनिक जन को तिलमिला करके रख देती है, और इसलिए उसकी स्थापनाओं के विरुद्ध आक्षेप और प्रतिक्रिया होना भी स्वाभाविक है। उन आक्षेपों और प्रतिक्रियाओं की मीमांसा करने का भी यत्न हम आगे चल करके करने की कोशिश करेंगे।
सर्वप्रथम हम हिंद स्वराज की प्रस्थिति का प्रकरण लेते हैं। हिंद स्वराज के बारे में जैसा कि कांति शाह ने लिखा है कि इसे एक हिलते दुलते जहाज पर लिखा गया। गांधी उस समय इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की अपनी यात्रा पर थे और किल्डोनेन कैसल नामक एक जहाज पर 10 दिन में उन्होंने इस रचना को गुजराती भाषा में लिख दिया था। बाद में स्वयं उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। तो ये रचना उनकी एक हिलते दुलते जहाज पर लिखी गई। लेकिन कांति शाह कहते हैं अपनी पुस्तक में कि उनके विचार बिल्कुल भी हिलते दुलते नजर नहीं आते, बल्कि उनके विचारों में तो समंदर की गहराई प्रतीत होती है। ये गांधी के हिंद स्वराज के ऊपर कांति शाह की बड़ी ही विलक्षण प्रतिक्रिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी आधुनिक सभ्यता की विसंगतियों के प्रति इतने उद्विग्न थे और इस सभ्यता की बुनियाद पर खड़े पाश्चात्य आत्मश्रेष्ठता के विचार के प्रति इतने गहरे सात्विक क्रोध से भरे हुए थे कि उन्होंने एक ही झटके में इसकी सारी बुनियाद को हिलाकर रख दिया। वे अपने को एक क्षण के लिए भी रोक नहीं पा रहे थे। और एंथनी परेल ने तो लिखा भी है कि जब गांधी का दायां हाथ थक जाता था तो वो बाएं हाथ से लिखने लगते थे। यह एक प्रकार की प्रसव वेदना थी जिसका परिणाम हिंद स्वराज के रूप में हमारे सामने आया। हिंद स्वराज की प्रस्तावना में गांधी ने स्वयं इस बात को लिखा है कि जब मुझसे रहा ही नहीं गया तब मैंने यह लिखा। तो इसलिए गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किस बौद्धिक परिवेश में की, इस बात को हम समझ सकते हैं। इसके उपरांत यदि हम हिंद स्वराज की शैली पर विचार करें तो यह पुस्तक बहुत ही छोटी पुस्तक है, लेकिन यह परंपरागत संवाद शैली में लिखी गई पुस्तक है। प्राचीन धर्म ग्रंथों अथवा प्लेटो के संवादों की शैली में लिखी गई इस रचना में गांधी जो प्रश्न करता है उसको सर्वप्रथम अर्जुन के विषाद योग वाली स्थिति में पहुंचा देते हैं कि सबसे पहले वो अपने प्रश्नों और अपने संकटों से ठीक प्रकार से जुड़ जाए, उनको समझ ले और तत्पश्चात वे उस प्रकरण का निस्तारण करते हैं। एक एक प्रश्न और एक एक प्रकरण को उठा करके वो आगे बढ़ते हैं इस किताब में। यही भगवत गीता की भी शैली है और आप जानते हैं कि यही प्लेटो की रिपब्लिक की भी शैली है। वहाँ भी सुकरात तत्कालीन यूनानी समाज में विभिन्न विषयों को लेकर के जो मतांतर व्याप्त थे उनके प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करते हैं और उनको किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति पर पहुंचाकर और तब उस प्रकरण का वो समाहार करने की और उस पर अपना निर्णय या अपना मत व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार की शैली जो प्लेटो की रिपब्लिक की संवाद शैली है या हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों की संवाद शैली है। हम रामायण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में जो संवाद शैली देखते हैं उसी संवाद शैली का प्रयोग गांधी ने भी अपने हिंद स्वराज में किया है और एक एक प्रकरण और एक एक विषय को उठाते हुए अपने प्रश्नकर्ता की आपत्तियों को पहले सम्मुख लाते हुए और तब उनका वो निस्तारण करने की चेष्टा अपनी इस पुस्तक में करते हैं। आधुनिकता ने जिस विश्व दृष्टि का सृजन किया उसने गांधी की दृष्टि में मनुष्य को उसके जीवन के महत् प्रयोजन से ही विरत कर दिया। वो मानते हैं कि आधुनिकता ने मनुष्य के जीवन का जो प्रयोजन होना चाहिए उससे उसको अलग कर दिया, उससे उसको च्युत कर दिया, उससे उसको डिसोसिएट कर दिया। यह एक सार्थक जीवन दृष्टि को अर्थहीन बनाने का उपक्रम है। वो मानते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ को, एक सार्थक जीवन को आधुनिकता ने मीनिंगलेस बना दिया, उसको अर्थहीन बना करके हमारे सामने रख दिया। ये आधुनिकता इस उपक्रम में मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर की जो परंपरागत विश्व दृष्टि है उसकी संरचना को एक प्रकार से छिन्न भिन्न कर देती है। जो ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति की त्रिपुटी की अभी हम लोगों ने बात की, जिसके संतुलन की साधना है भारतीय जीवन का विधान है, उस पूरी रिलेशनशिप को, उस पूरे संबंध को ये आधुनिकता एक प्रकार से छत विक्षत कर देती है, उसको छिन्न भिन्न कर देती है। इस समूचे प्रकल्प का परिणाम न केवल व्यक्ति के स्तर पर वरन
संस्थागत स्तर पर भी जीवन का अर्थहीन हो जाना होता है। व्यक्ति और संस्थाएं दोनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उनकी कोई मीनिंग या उनकी कोई सम्यक उपादेयता नहीं रह जाती। आधुनिकता जिन नवीन अर्थों को गढ़ने का दावा करती है, मात्र एक प्रतिबद्धतापूर्ण मीमांसा से वे अर्थ छत विक्षत हो जाते हैं। केवल कन्विक्शन के साथ उन अर्थों को एग्जामिन करने की आवश्यकता है, उनकी निरर्थकता को हमारे सामने रिवील होने में बहुत देर नहीं लगती। वे चाहे अर्थ स्वतंत्रता के हों, समानता के हों, या वे हों जो आधुनिक वैयक्तिक और सामुदायिक जीवन के निर्धारक कारक हैं। जो हमारा व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन है, जो हमारी इंडिविजुअल और कम्युनिटी लाइफ है, उसको जो निर्धारित करने वाले मूल्य आज माने जाते हैं, स्वतंत्रता और समानता, यदि इनकी भी हम ठीक प्रकार से मीमांसा कर लें तो इनकी भी निरर्थकता को हमारे सामने प्रकट होने में बहुत देर नहीं लगती। अब यदि आधुनिक जीवन दृष्टि की तात्विक निरर्थकता का प्रश्न आपको व्यथित नहीं करता, तो जैसे कोई भी धर्म ग्रंथ आपके लिए निरर्थक है, वैसे ही हिंद स्वराज भी आपके लिए प्रयोजनहीन है। प्रश्न यह है कि आधुनिक जीवन दृष्टि की निरर्थकता का यह जो प्रश्न है, जिसे आधुनिकता ने उत्पन्न किया है, यह आपको व्यथित करता है कि नहीं व्यथित करता है? अगर आपको व्यथित नहीं करता तो दूसरे धर्म ग्रंथों की तरह हिंद स्वराज का भी आपके लिए कोई अर्थ नहीं, कोई उपादेयता नहीं, आपके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए किसी भी अर्थपूर्ण रचना से जुड़ने के लिए उसमें उठाए गए प्रश्नों को अपने विषाद का या अपने कष्ट का विषय बनाना बहुत आवश्यक है। अब यदि आधुनिकता आपके लिए समस्यामूलक नहीं है, तो हिंद स्वराज भी आपके किसी काम का नहीं है, और फिर आप भी हिंद स्वराज के किसी काम के नहीं हैं। किंतु फिर प्रश्न यह है कि आधुनिकता की उपस्थित विसंगतियों के निस्तारण का यत्न भी आपको आधुनिकता के अंदर से ही करना पड़ेगा। स्पष्टतः आधुनिकता इसमें पूरी तरह विफल भी रही है। उत्तर आधुनिकता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, और यही कारण है कि गांधी को इधर कुछ लोग उत्तर आधुनिक मानने लगे हैं। हालांकि गांधी की वैकल्पिक या जो उनकी परंपरागत विश्व दृष्टि है, उसमें उत्तर आधुनिकता की तरह आधुनिक प्रतिमानों को निरस्त तो किया गया है, किंतु उनकी विश्व दृष्टि उत्तर आधुनिकता की तरह वायवीय, एयरी या अस्पष्ट यानी एम्बिगुअस नहीं है। गांधी आधुनिकता के प्रतिमानों को निरस्त तो करते हैं, जैसा लक्षण हमें उत्तर आधुनिकता में भी दिखाई देता है, लेकिन जो गांधी के निष्कर्ष हैं वो उस तरीके से अस्पष्ट नहीं है जैसे हमको उत्तर आधुनिकता में दिखाई देते हैं। वे प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर का जो त्रिस्तरीय संबंध है, उसकी ठोस आधारशिला को मानते हैं और उनके सारे विचार उस पर आधारित हैं, जिसके केंद्र में ईश्वर तथा ईश्वरी महत्व के विषय हैं, और परिधि की ओर क्रमशः मनुष्य और प्रकृति अपने अंतर संबंधों के विस्तृत फलक पर किंतु ईश्वरी डोर से बंधे हुए हैं। तो गांधी हमारे सामने कोई अस्पष्ट धारणा नहीं छोड़ते, बल्कि ईश्वर को केंद्र में रखते हुए और परिधि पर क्रमशः मनुष्य और प्रकृति को रखते हैं, जिसकी डोर ईश्वर के साथ बंधी हुई है। वो इस प्रकार की विश्व व्यवस्था भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम परंपरागत विश्व व्यवस्था का नाम देते हैं। तो वो न केवल आधुनिकता की मान्यताओं को निरस्त करते हैं, बल्कि वे हमारे सामने परंपरागत विश्व दृष्टि को सशक्त रूप में पुनर्प्रतिपादित भी करने की चेष्टा करते हैं। अब यदि हम अपनी आधुनिक जीवन शैली पर विचार करें, तो ये देखने में आता है कि यदि गंतव्य हमारा अनिश्चित या संदिग्ध हो, तो गति अथवा द्रुत गति का क्या औचित्य है या इसकी क्या उपादेयता है। सामान्यतः यह प्रश्न आधुनिक मनुष्य के द्वारा उपेक्षित ही कर दिया जाता है। यह आश्चर्यकारक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक सभ्यता के लिए पुरुषार्थ के सीमित आयाम हैं। बुद्धि व दृष्टि की स्थूलता से जीवन और जगत का दायरा बहुत ही संकीर्ण हो गया है।
चिंतन के लोकतंत्रीकरण से उपजी सापेक्षावाद की तानाशाही, जिसे हम लोग डिक्टेटरशिप ऑफ रिलेटिविज्म कहते हैं कि सब कुछ सापेक्षिक है, इसने मत मतांतरों की एक झड़ी हमारे सामने लगा दी है। लेकिन सत और शुभ का प्रवेश हमारे जीवन में लगभग प्रतिबंधित हो गया है। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज हमें इस बौद्धिक और नैतिक व्यावान में मार्ग दिखाता है, क्योंकि वह व्यक्ति को सृष्टि का मापदंड नहीं मानता, बुद्धि को मनुष्य का मापदंड नहीं मानता और बुद्धि को सत असत या धर्म अधर्म का भी मापदंड नहीं मानता। हिंद स्वराज का दर्शन राम राज्य से अनुप्राणित है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। इसकी प्रेरणा सोने की लंका नहीं है, वह आधुनिक विचारकों द्वारा पोषित और पल्लवित विभाजनों जैसे कि प्रकृति बनाम पुरुष, व्यक्ति बनाम राज्य, बुद्धि बनाम भावना, विज्ञान बनाम धर्म, पूंजी बनाम श्रम, इस प्रकार की जो बाइनरीज हैं उनको निर्ममता से खारिज करता है। क्योंकि गांधी का मत है कि उच्चतर दैवी विधान की अस्वीकृति का खामियाजा मनुष्य को इस प्रकार के छद्म प्रश्नों और द्वंद्वों में उलझ कर चुकाना ही पड़ता है। बाइबिल तो इन प्रश्नों और द्वंद्वों को व्यर्थ कुतूहल या इडिल क्यूरियोसिटी की श्रेणी में रखती है। ये व्यर्थ के प्रश्न हैं और हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो व्यर्थ की जो बाइनरीज हैं, प्रकृति बनाम पुरुष या व्यक्ति बनाम राज्य या पुरुष बनाम स्त्री या बुद्धि बनाम भावना या विज्ञान बनाम धर्म या पूंजी बनाम श्रम, आज की हमारी सभी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोध और अध्ययन इन्हीं बाइनरीज को केंद्र में रख करके हो रहे हैं। और यही कारण है कि विश्वविद्यालयों में शोध और अध्ययन जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान उतना ही जटिल होता चला जा रहा है। हिंद स्वराज की जो विश्व दृष्टि है उसको चुनौती भी मिलती रही है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में जिस प्रकार की विश्व दृष्टि रखी उसको चुनौती नहीं मिली। उसे भोंडा पुरातनवाद कहकर के भी तिरस्कृत किया गया। गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही उसके प्रखर आलोचक थे। 1912 में अपनी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गोखले ने हिंद स्वराज को पढ़कर कहा कि यह एक अपरिपक्व और जल्दबाजी में लिखी गई पुस्तक है, और उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि भारत में 1 वर्ष रहने के बाद गांधी स्वयं इस पुस्तक को नष्ट कर देंगे। 1938 में आर्यन पथ नामक एक पत्रिका ने हिंद स्वराज पर विशेषांक प्रकाशित किया, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण विचारकों जैसे GDH कोल, CD बर्न्स, मिलिंटन मरे, ह्यूज फॉसेट आदि ने हिंद स्वराज के दर्शन पर लेख लिखे, उनसे लेख आमंत्रित किए गए। गांधी द्वारा आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता को आसुरी कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए GDH कोल ने लिखा कि मैं मानता हूं कि स्पेन और अबिसिनिया की भयावह स्थिति, हमारे चारों ओर विद्यमान भय का वातावरण, प्रचुरता के मध्य दरिद्रता, ये सभी पाश्चात्य सभ्यता के गंभीर दोषों को प्रकट करते हैं, लेकिन ये उनका मूल स्वरूप नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि यह सभ्यता मानवीय आत्मा के पूर्ण निषेध पर आधारित है, जैसा गांधी जी मानते थे। मशीनीकरण पर गांधी के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए CD बर्न्स ने भी लिखा कि यह एक मौलिक दार्शनिक त्रुटि है, यह एक फिलोसॉफिकल एरर है। इसमें यह विचार नहीं थे कि हम ऐसे यंत्र को जिसका दुरुपयोग हो सकता है एक नैतिक विकृति माने। लेकिन चरखा और चश्मा भी तो यंत्र हैं, किसी भी यंत्र का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन इसके लिए मनुष्य में विद्यमान नैतिक विचार उत्तरदायी हैं, न कि स्वयं यंत्र। यदि गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले हिंद स्वराज को एक अपरिपक्व कृति मानते थे, तो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू उसे अवास्तविक और प्रतिगामी मानते थे, पीछे ले चलने वाली कृति मानते थे। 1945 में नेहरू ने एक पत्र में गांधी को लिखा कि हिंद स्वराज पढ़ा था, उसको बहुत साल बीत गए और अब केवल उसका धुंधला सा चित्र मेरे दिमाग में है।
मैं उसे अब भी अवास्तविक मानता हूं और तब भी अवास्तविक ही मानता था। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने उस विचार को चर्चा और बहस करने के योग्य ही नहीं माना है, उसे स्वीकार करने की बात तो दूर की है। ये नेहरू के विचार थे गांधी के हिंद स्वराज पर। तो आप देख सकते हैं कि गांधी के हिंद स्वराज और उसमें प्रतिपादित विचारों पर कैसी सख्त टीका टिप्पणी देश विदेश के विद्वानों ने की है। समकालीन चिंतकों, अपने निकटवर्ती सहयोगियों और अनुयायियों के द्वारा हिंद स्वराज की आलोचना और अवहेलना से गांधी लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। हिंद स्वराज का दर्शन व्यापक और गंभीर विचार विमर्श और सुदीर्घ आत्मनिरीक्षण का परिणाम था। उसके निष्कर्ष अनुप्राणित हैं, इंस्पायर्ड हैं, भावुकता जनित नहीं है। अपने अंग्रेज मित्र पोलक को हिंद स्वराज की रचना के लगभग 1.5 माह पूर्व लिखे पत्र में गांधी ने कहा था, यहां अधिक गंभीर निरीक्षणों के बाद मैं निश्चित निष्कर्षों पर आया हूं, उन्हें मुझे लिख डालना चाहिए। यह वस्तु मेरे मन में बार बार आई थी, परंतु कोई निश्चित और स्पष्ट चित्र नहीं बना था। मैंने पीस एंड आर्बिट्रेशन सोसाइटी के सामने पूर्व और पश्चिम विषय पर बोलने का निमंत्रण स्वीकार किया। उसके बाद मेरा दिल और दिमाग दोनों अधिक काम करने लगे। ये गांधी पोलक को अपने एक पत्र में लिखते हैं, जब वो हिंद स्वराज की रचना भी नहीं किए थे, उसके लगभग 1.5 माह पूर्व। पाश्चात्य और यूरोपीय सभ्यता जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन एक आधुनिक सभ्यता अस्तित्व में है जो पूरी की पूरी जड़वादी है, ये गांधी कहते हैं। पूर्व और पश्चिम के बीच कोई अनुल्लंघनीय दीवार नहीं है, पर पूर्व और पश्चिम तभी सम्यक रूप से एक दूसरे के निकट आ सकते हैं जब पश्चिम आधुनिक सभ्यता को पूर्णतः त्याग दे, ये गांधी की स्पष्ट मान्यता थी। हिंद स्वराज के दर्शन के प्रति गांधी इतने आश्वस्त और निश्चिंत थे कि मृत्यु पर्यंत, अर्थात उसकी रचना के लगभग 40 वर्ष बाद तक वे उस पर डटे रहे। 1921 में अपनी मान्यताओं को दोहराते हुए उन्होंने लिखा, अपनी एक महिला मित्र की भावना का सम्मान करते हुए मैं इसके एक शब्द के अतिरिक्त अन्य कुछ भी बदलने को तैयार नहीं हूं। पहले की अपेक्षा आज मेरा विश्वास और गहरा हुआ है। 1938 में एक बार फिर उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया कि यदि इस पुस्तक का पुनर्लेखन करना पड़े तो मैं यत्र तत्र भाषागत परिवर्तन कर सकता हूं, परंतु इसकी रचना के 30 तूफानी वर्षों के उपरांत भी मैं इसमें व्यक्त किए गए विचारों में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं समझता। ये गांधी की हिंद स्वराज के प्रति अनवरत प्रतिबद्धता का सबसे प्रबल साक्ष्य और प्रमाण है। गांधी जी की यह मूल गुजराती रचना पहले पहल दक्षिण अफ्रीका में छपने वाले साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई थी। तदुपरांत यह गुजराती में ही पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। हिंदुस्तान में भी उसकी ओर लोगों का कुछ ध्यान गया और बंबई सरकार ने उसके प्रचार की मनाही भी कर दी। उसका जवाब गांधी जी ने किताब का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करके दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले को यह रचना उस समय भी अनगढ़ और उनके विचार जल्दबाजी में बने हुए लगे थे, किंतु गांधी जी आद्योपांत इस रचना की विचार दृष्टि पर अडिग बने रहे। गांधी जी ने स्वयं इस अडिगता को परिपुष्ट भी किया है। प्रोफेसर ए.के. सरन गांधी की इस पारंपरिक निष्ठा को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि गांधी द्वारा आधुनिकता का निरस्तीकरण संपूर्ण था, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ मॉडर्निटी था, तथा सैद्धांतिक स्तर पर उनके केंद्रीय विचार कभी परिवर्तित नहीं हुए। इसी प्रकार अपने विचारों की मौलिकता के संबंध में गांधी ने हिंद स्वराज की प्रस्तावना में ही कहा कि जो विचार यहां रखे गए हैं वे मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। वे मेरे हैं क्योंकि उनके मुताबिक बरतने की मैं उम्मीद रखता हूं। वे मेरी आत्मा में गढ़े जुड़े हुए जैसे हैं। वे मेरे नहीं हैं क्योंकि सिर्फ मैंने ही उन्हें सोचा हो, सो बात नहीं। कुछ किताबें पढ़ने के बाद वे बने हैं। दिल के भीतर ही भीतर मैं जो महसूस करता था उसका इन किताबों ने समर्थन किया। उन किताबों की सूची भी गांधी जी ने हिंद स्वराज के अंत में
परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत की है। यह कहते हुए गांधी जी ने मौलिक लेखन, जो आधुनिक यूरोपीय विद्वानों का एक शगल है और जिसका अंधानुकरण गैर यूरोपीय विश्वविद्यालयों के पश्चिम परस्त या आधुनिकता परस्त विद्वानों में भी प्रचलित हो रहा है, इस अवधारणा को भी सिरे से नकार दिया है। वास्तव में गांधी जी उस सुदीर्घ परंपरा के वारिस हैं जिसके प्रतिनिधि 20वीं शताब्दी में आनंद कुमार स्वामी, रेने गेनो, फ्रित्जोफ शुआ, मार्को पेलिस, सैयद हुसैन नस्र, ए.के. सरन, धर्मपाल, रघुवीर सिंह और रामाश्रय राय तथा आशीष नंदी इत्यादि पश्चिमी और पूर्वी दोनों परंपराओं के विद्वान हैं। ये उसी परंपरा के वारिस गांधी जी हैं। निकट अतीत में भारतवर्ष में यह परंपरा अपने शुद्ध और शास्त्रीय रूप में समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस, लोकमान्य तिलक, स्वामी करपात्री जी महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, पंडित मधुसूदन ओझा, पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, महामहोपाध्याय मोतीलाल शर्मा चतुर्वेदी और महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जैसे विद्वानों के द्वारा रक्षित, पोषित और संवर्धित होती रही। यहाँ दृष्टव्य यह है कि गांधी का समूचा वैचारिक आंदोलन परंपरा के पक्ष में और आधुनिकता के विपक्ष में खड़ा है। वो चाहे पाश्चात्य परंपरा हो या प्राच्य परंपरा हो, गांधी उसके पक्ष में खड़े हैं, और वो चाहे पाश्चात्य आधुनिकता हो या उसकी अनुकृति या नकल के रूप में प्राच्य आधुनिकता हो, गांधी उसके विपक्ष में खड़े हैं। आजकल जिसे भारतीय आधुनिकता कहा जा रहा है, एक नया शगल भारतवर्ष के बौद्धिक जगत में उत्पन्न हुआ है। गांधी के सहारे इस भारतीय आधुनिकता की अंतर्विसंगति को हमको समझ लेना चाहिए। भारतीय आधुनिकता कहना ये अपने आप में अंतर्विसंगतिपूर्ण है, कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स है। हिंद स्वराज की अगर हम विषय वस्तु को देखें तो वो 20 अध्यायों में विभक्त है। तत्कालीन भारत की दशा के वर्णन के साथ साथ गांधी स्वराज और सभ्यता का एक सम्यक चित्र खींचते हुए इंग्लैंड की हालत पर भी बेबाक टिप्पणियां करते हैं। धर्म, संप्रदाय, रेल, वकील, डॉक्टर, शिक्षा और मशीनीकरण पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए वे सत्याग्रह और आत्मबल के माध्यम से व्यक्ति के आत्म परिष्कार का प्रश्न प्रमुखता से उठाते हैं। कुछ आधुनिक लोग इस संदर्भ में गांधी पर दो प्रकार के आक्षेप करते हैं। प्रथम तो यह कि गांधी आधुनिक सभ्यता में रेलों, डॉक्टरों, मशीनों आदि की भूमिका को समझ नहीं पा रहे थे और वे मनुष्यता को इनके द्वारा प्रदत्त लाभों को नजरअंदाज कर रहे थे। किंतु गांधी पर यह आक्षेप लगाने वाले आधुनिक जन यह भूल जाते हैं कि गांधी न केवल आधुनिकता के इन प्रतिष्ठानों की भूमिका और तज्जनित लाभों के प्रति अत्यंत सतर्क दृष्टि रखते थे, वरन उनकी दृष्टि और विचार का आधारभूत अधिष्ठान भी बिल्कुल ही भिन्न था। वो उनके विचारों का जो आधारभूत अधिष्ठान था उसके बिल्कुल अलग होने की वजह से वे इन तमाम उपलब्धियों की विसंगतियों को दूसरे प्रकार से देख पा रहे थे, जिसको आधुनिक जन समझ नहीं पा रहे थे। वे इन तथाकथित लाभों के पीछे छिपी लिप्सा मूलक मनोवृत्ति तथा आसुरी रफ्तार को भली भांति समझते थे। साथ ही उनकी मुख्य चिंता मनुष्य के नैतिक आध्यात्मिक अभ्युदय से प्रतिबद्ध थी। रेल और अस्पताल दोनों में से एक भी उनके लिए ऊंची और बिल्कुल शुद्ध संस्कृति की सूचक नहीं थी। ये हिंद स्वराज में उनके शब्द हैं। ज्यादा से ज्यादा इनके संबंध में वे इतना ही कहते हैं कि सभी ऐसी बुराइयां हैं जो टाली नहीं जा सकती, अनअवॉइडेबल एविल्स। यह उनका निर्णायक मत है कि दोनों में से एक भी हमारे राष्ट्र की नैतिक ऊंचाई में 1 इंच की भी वृद्धि नहीं करती है। यह गांधी की दृष्टि थी। इसी प्रकार अदालतों, मिलों, यंत्रों के संबंध में भी उनकी राय जहां एक और निषेधात्मक है, वहीं सादगी और त्याग के माध्यम से लोगों की वैकल्पिक तैयारी की कामना उनका सकारात्मक पक्ष भी है।
आधुनिकता के लाभों की आड़ में मनुष्य का कितना बड़ा नैतिक क्षरण होता है, गांधी इसे जितना ही अधिक समझते हैं, आधुनिकता के पक्षधर इस बात को उतना ही कम समझते हैं। गांधी कहते हैं कि मेरा विरोध यंत्रों के लिए नहीं है, बल्कि यंत्रों के पीछे जो पागलपन चल रहा है उसके लिए है। यंत्रों के उपयोग के पीछे जो प्रेरक कारण है वह श्रम की बचत नहीं है, बल्कि धन का लोभ है। आज की इस चालू अर्थव्यवस्था के खिलाफ मैं अपनी तमाम ताकत लगाकर युद्ध चला रहा हूं, यह गांधी का वक्तव्य है। रेलवे तो है ही, मैं उसको नजरअंदाज नहीं करता। मैं मोटर गाड़ियों से नफरत करता हूं, लेकिन मैं उनका उपभोग भी चाहे अनचाहे करता ही हूं। समझौते हर कदम पर करने पड़ते हैं, लेकिन यह एहसास होना चाहिए कि यह समझौता है और अपने अंतिम लक्ष्य को हमेशा अपने मस्तिष्क चक्षु के सामने रखना ही होगा। गांधी कितने सतर्क हैं, अपनी मजबूरियों और अपनी आधारभूत संस्थापनाओं के बीच के अंतर को लेकर के हमें इस बात को समझ जाना चाहिए। अगर आपके सभी आविष्कारों का लक्ष्य जन कल्याण न हो तो आपकी प्रयोगशाला शैतान की कार्यशाला से बेहतर नहीं होगी, ये गांधी का मत है। यूरोप की तरह आज के औद्योगिकरण की बात करना असंभव को संभव बनाने की कोशिश करना है, ये बात गांधी जी 1909 में कहते हैं। मेरा उद्देश्य तमाम यंत्रों का नाश करने का नहीं है, बल्कि उनकी हद बांधने का है, उनका सीमांकन करने का है, उनकी लिमिट तय करने का है। देह की तरह यंत्र भी अगर वह आत्मा के विकास में मदद करता हो और जितनी हद तक मदद करता हो उतनी हद तक ही वह उपयोगी है। यंत्र जैसे देह है, वो आत्मा के विकास में जितनी दूर तक मदद करती है उतनी दूर तक ही वो उपयोगी है। इसी प्रकार यंत्र भी हमारे नैतिक अभ्युदय में जितनी मदद करता है, जितनी दूर तक मदद करता है, उतनी ही दूर तक उसकी उपादेयता या उसकी प्रयोजनीयता हमारे लिए है। गांधी इस बात को इस तरह से देखते हैं। वे आगे कहते हैं कि अपनी इस विचार दृष्टि के प्रति अपनी निष्ठा को और उद्घाटित करते हुए वे स्वयं इस बात को आगे कहते हैं कि मैं उतना ही पागल हूं जितना किसी ईमानदार को होना चाहिए। वे अपने पागलपन के कारण को भी स्पष्ट कर देते हैं। गांधी की वैचारिक प्रतिबद्धता आनंद कुमार स्वामी की उस प्रतिबद्धता से पूरी तरह मेल खाती है, जब कुमार स्वामी ये कहते हैं कि उद्योगवाद और विश्व व्यापार के विरुद्ध धर्म का युद्ध कभी जीता जाएगा अथवा नहीं, यह हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमारी चिंता लक्ष्य के प्रति है, इसके परिणाम के प्रति नहीं। हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संघर्ष में हम हमेशा न्याय और धर्म के पक्ष में खड़े हों। धर्म और उद्योगवाद के बीच में जो संघर्ष है, इस संघर्ष में किसकी विजय होगी, ये हमारी चिंता का मुख्य कारण नहीं है। मुख्य चिंता हमारी ये होनी चाहिए कि संघर्ष में हम हमेशा अपने आप को न्याय और धर्म के पक्ष में खड़ा होता पाएं। ये बात आनंद कुमार स्वामी कहते हैं और बिल्कुल यही बात महात्मा गांधी हिंद स्वराज में प्रतिपादित करते हैं। स्पष्ट है कि गांधी किसी नए प्रकार का कोई मॉडल नहीं प्रस्तुत कर रहे थे। आजकल गांधी मॉडल की बहुत बात होती है, वो कोई नए प्रकार का मॉडल नहीं प्रस्तुत कर रहे थे, वरन आधुनिक प्रतिकूलताओं में भी परंपरागत दृष्टि के लिए वे स्थान तलाश कर रहे थे। आधुनिक जीवन दृष्टि में, आधुनिक जीवन विधान में जो प्रतिकूलताएं हैं, जो एडवर्सिटीज हैं, उनके बीच में भी परंपरागत जीवन के लिए वे एक स्पेस की तलाश में थे, वे स्थान की तलाश में थे। और इस अर्थ में गांधी की जो सारी चिंता है वो मूलतः वैचारिक है। ये बात हमको कभी भी गांधी के संदर्भ में नहीं भूलनी चाहिए। और इसीलिए आधुनिकता को वे उसकी ज्ञान मीमांसा के स्तर पर चुनौती देते हैं। उसके प्रतिष्ठानों का दृष्टांत तो वे अपनी बात को समझाने मात्र के लिए देते हैं। इस दृष्टि से वे अधिक से अधिक अरस्तु की राजनीति, जो संभवतन की कला है, आर्ट ऑफ द पॉसिबल, उसके इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं।
वे स्वयं कहते हैं कि पश्चिम की आधुनिक सभ्यता को निकाल बाहर करने की ही हमें कोशिश करनी चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स एक बार ठीक से स्थापित हो गए तो बाकी जो परिधि की चीज़ें हैं वो सब अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसी क्रम में यह भी ध्यान देने की बात है कि गांधी आधुनिकता को पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सभ्यताओं के लिए घातक मानते थे। सघन उद्योगवाद और जटिल मशीनीकरण के रूप में अभिव्यक्त सर्वथा बहिर्मुखी विज्ञानवाद गांधी के लिए एक सार्वभौमिक समस्या था, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम था। यह मनुष्य और प्रकृति के मध्य से ईश्वर को विस्थापित करने का अभियान था, ईश्वर की सत्ता को डिस्प्लेस करने का एक अभियान था, जो गांधी की दृष्टि में मनुष्य की आत्मा के क्षरण और उसके नैतिक पतन का कारण बना। गांधी इस समूचे नैतिक पतन और मनुष्य की आत्मा के क्षरण का कारण भी यही मानते हैं कि इस आधुनिकता ने मनुष्य के जीवन के केंद्र से ईश्वर की सत्ता को विस्थापित कर दिया। गांधी के लिए वस्तुतः यही असत्य और हिंसा की सृजन भूमि है, यहीं से असत्य और हिंसा या वायलेंस या युद्ध का जन्म होता है, जिसके विरुद्ध खड़े होने के लिए वे सत्याग्रह के माध्यम से आत्म परिष्कार की अपील करते हैं। गांधी के लिए चूंकि यह सत्याग्रह व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर कारगर है, अतः गांधी की दृष्टि में व्यक्ति और समाज अथवा पूर्व और पश्चिम के हितों के मध्य कोई टकराव नहीं है, कोई विभेद नहीं है। न तो पूर्व और पश्चिम के बीच की बाइनरी को वो मानते हैं और न ही व्यक्ति और समाज के बीच की किसी बाइनरी या अंतर्द्वंद को गांधी स्वीकार करते हैं। सारी व्यष्टिगत और समष्टिगत विसंगतियों का कारण यह आधुनिकता ही है, ये गांधी की मान्यता है। ऐसा नहीं है कि आधुनिकता को ठीक प्रकार लागू नहीं किया गया, जैसा आजकल कुछ लोग मानते हैं, जिससे इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम हुए, बल्कि आधुनिकता का प्रकल्प तत्वतः और मूलतः दोषपूर्ण है। गांधी ने इस बात की पहचान कर ली थी। मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का कोई परानियामक आधुनिकता स्वीकार नहीं करती और इसलिए उसकी तथाकथित अच्छाइयों के पीछे भी मनुष्य के लोभ और अहंकार का परिदृश्य ही हमको स्पष्ट रूप में दिखाई देता है और इससे जो उपजी विसंगतियां हैं उनका कोई अंतिम निदान ज्ञान मीमांसात्मक रूप से आधुनिकता के अंदर असंभव हो जाता है। ये संभव ही नहीं है कि आधुनिकता के द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न की गई उनका समाधान भी आधुनिकता के अंदर ही संभव हो पाए, ये पॉसिबल नहीं है। गांधी के विरुद्ध एक दूसरा आक्षेप इधर कुछ प्रगतिशील दलित चेतनायुक्त बुद्धिजीवी लगाने लगे हैं, विशेष रूप से जब गांधी के हिंदू स्वराज का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था 2009 के आसपास, तब इस प्रकार के आक्षेप गांधी के ऊपर लगाए जाने लगे, जो विशेष रूप से जो प्रगतिशील और दलित चेतनायुक्त बुद्धिजीवी हैं उनकी तरफ से। वे हिंदू स्वराज को एक वर्णाश्रमी दृष्टि से देखने की वकालत करते हैं और उनका ये मानना है कि हिंद स्वराज का एक वर्णाश्रमी पाठ करने की आवश्यकता है। वे आग्रह करते हैं कि गांधी अपने पूरे बौद्धिक आनुषांगिक अभियान में आद्योपांत सनातनी वर्णाश्रमी व्यवस्था का हित पोषण करते हुए नजर आते हैं और इस संबंध में ये आक्षेपक गांधी के विरुद्ध मुख्यतः अंबेडकर के तर्कों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस स्थिति को भी साफ करना बहुत आवश्यक है। ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है गांधी और अंबेडकर की डिबेट को लेकर। एक तो गांधी के दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि परंपरागत वैचारिकी का पक्ष पोषण परंपरागत संस्थाओं के माध्यम से ही संभव है। गांधी ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि जो परंपरागत मान्यताएं और परंपरागत आदर्श हैं उनको आधुनिक संस्थाओं के अंदर भी सिद्ध किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे घालमेल को गांधी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। यह मानना उनके लिए असंभव था कि आधुनिक मंतव्यों से निर्मित संस्थाओं के माध्यम से मनुष्य का आत्मिक नैतिक उत्थान हो सकता है। इसलिए
वे भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रति जबरदस्त आत्मविश्वास युक्त आदर का भाव रखते हैं। वे कहते हैं, जो सभ्यता हिंदुस्तान ने दिखाई है उस सभ्यता को पाने में दुनिया में कोई नहीं पहुंच सका। जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं उनकी बराबरी कर सके ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आती। इसके बाद वे रोम, यूनान, मिस्र, जापान और चीन की दुर्दशा का बयान करते हैं। फिर वे कहते हैं कि हिंदुस्तान पर आरोप लगाया जाता है कि वह ऐसा जंगली, ऐसा अज्ञानी है कि उसमें जीवन में कुछ फेरबदल कराया ही नहीं जा सकता। यह आरोप हमारा गुण है, दोष नहीं, गांधी ऐसा मानते हैं। अनुभव से जो हमें ठीक लगा उसे हम क्यों बदलेंगे? बहुत से अकल देने वाले आते जाते रहते हैं, पर हिंदुस्तान अडिग रहता है। यह उसकी खूबी है, यह उसका लंगर है। यह गांधी की मान्यता थी। जहां यह चांडाल सभ्यता नहीं पहुंची है, पश्चिम की आधुनिक सभ्यता को गांधी ने चांडाल सभ्यता कहा है। वे कहते हैं कि जहां यह चांडाल सभ्यता नहीं पहुंची वहां हिंदुस्तान आज भी वैसा ही है। उसके सामने आप अपने नए ढोंगों की बात करेंगे तो वह आपकी हंसी ही उड़ाएगा। उस पर न तो अंग्रेज राज करते हैं न आप कर सकेंगे। सभ्यता वह आचरण है जिससे आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने के मायने हैं नीति का पालन करना। नीति के पालन का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना। ऐसा करते हुए हम अपने को, अपनी असलियत को पहचानते हैं, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। यही सभ्यता है। इससे जो उल्टा है वह बिगाड़ करने वाला है। आप देखिए, अभी जिस कौटिल्य की बात से हम लोगों ने अपने वक्तव्य का आरंभ किया था, वो कितना कुछ महात्मा गांधी के विचारों से समतुल्यता रखता है। अब आपने देखा कि सच्ची सभ्यता मैं किस चीज़ को कहता हूँ। सच्ची सभ्यता से गांधी का क्या अभिप्राय है वो उन्होंने हम लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया। गांधी जी स्पष्ट कहते हैं कि इस प्रकार की जो तस्वीर मैंने खींची है, ऐसा हिंदुस्तान जहां हो उसमें जो व्यक्ति फेरफार करेगा, रद्दोबदल करेगा, परिवर्तन करेगा, उसे आप अपना दुश्मन समझिए, वो मनुष्य पापी है। भारतवर्ष की सभ्यता के प्रति और उसकी आंतरिक संरचना और गत्यात्मकता के प्रति गांधी की कितनी स्पष्ट राय है, ये बात समझ लेनी चाहिए। गांधी के इन वक्तव्यों से न केवल उनकी तात्विक समझ के बारे में एक राय बनती है, वरन वे कितने विराट फलक पर चीजों को देखते हैं, कितने विस्तृत कैनवस पर वो चीजों को देखते हैं, यह भी स्पष्ट होता है। गांधी पर सनातनी वर्णाश्रमी होने का तथाकथित आक्षेप लगाने वाले ये बात भूल जाते हैं। पहले तो सनातन धर्म और वर्णाश्रम के प्रति इन्हें इनके दुराग्रहों से छुड़ाना ही बहुत मुश्किल है। विश्व के संचालन की ये सर्वश्रेष्ठ तात्विक व्यवस्था है जो इन्हें अपने दृष्टि विन्यास में क्षोभ होने के कारण विसंगतिपूर्ण लग रही है। अब इसका क्या समाधान किया जाए? यह आरोप कि वर्णाश्रम ने भारत के एक बड़े वर्ग को शोषित और वंचित कर रखा था, इसी प्रकार की एक दृष्टि का परिणाम है। अंग्रेजों के आने के पूर्व तक की शोषण का कोई परिणाम तो नहीं दिखाई देता, कोई लक्षण तो नहीं दिखाई देता भारतवर्ष में। अब तो तमाम शोध सामग्री जिसमें धर्मपाल जी की पुस्तकें मुख्य रूप से अवलोकनीय है, हमारे सामने आ चुकी हैं। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर अपने शुरुआती अध्ययनों में इस बात को कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले जो भारतवर्ष का वैश्विक विस्तार था, जो उसकी आर्थिक समृद्धि थी, वो कितनी उच्च कोटि की थी। आज की तरह कोई दुर्लंघ आर्थिक असमानता की खाई कभी भारतीय इतिहास के पटल पर उल्लेखनीय नहीं रही, कभी ऐसा देखने में नहीं आया जैसी भयानक आर्थिक असमानता आज भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में देखने में आती है। अब जहां तक वंचना का प्रश्न है, इस वंचना का मुख्य कारण ये दलित चिंतक शिक्षा से इस वर्ग को वंचित रखना बताते हैं कि एक खास वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, इसलिए ये वर्ग वंचित रह गया। ऐसा कहते समय वे ये तथ्य भूल जाते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले न तो कभी शिक्षा भारतवर्ष में नौकरी का माध्यम रही और न ही नौकरी आजीविका का कोई बड़ा क्षेत्र रहा, तथा जिस प्रकार की सामंजस्यपूर्ण
संतोषपूर्ण और सरल अर्थव्यवस्था भारत में सदियों से प्रचलित रही, उसमें इस तथाकथित वंचित वर्ग का भरपूर योगदान और प्रतिदान था, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। पहली बार अंग्रेजी व्यवस्था के आने के बाद न केवल पारंपरिक अर्थव्यवस्था क्षत विक्षत हुई, वरन पढ़ाई लिखाई का स्वरूप बदला, पढ़ाई लिखाई नौकरी का माध्यम बनी और नौकरी आजीविका का एक विस्तृत क्षेत्र। आज के दलितों की दुर्दशा का आरंभ यहीं से हुआ। यह भी वस्तुतः एक औपनिवेशिक फलितार्थ था, हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। गांधी जहां एक और पारंपरिक भारतीय समाज की तात्विक संरचना को विस्तृत फलक पर समझ रहे थे, वहीं अंबेडकरवादी दलित दृष्टि के भटकाव और उसके दुष्परिणामों को भी वे भली भांति समझ रहे थे। उन्हें इस बात का पूरा भान था कि पारंपरिक हिंदू समाज से अलग थलग करके दलितों का कोई हित सधेगा नहीं, समाज में आक्रामक बिखराव और टकराव अवश्य पैदा हो जाएगा। समय के साथ ऐसा हुआ भी। सदियों सदियों से अपने सामंजस्यपूर्ण संबंधों के बल पर भारतीय सभ्यता को विश्व का सिरमौर बनाने वाले तंतुओं को छिन्न भिन्न कर झूठ और फरेब के सहारे एक विघटनकारी आंदोलन के प्रस्ताव को वे कभी स्वीकार नहीं कर सके। इसी कारण दलितों के अभ्युदय का प्रश्न वे भारतीय परंपरा के ही तथा कालवशात आए विकारों का समाधान करते हुए ही हल करना चाहते थे। उनका भारतीय समाज की आंतरिक रचना और उसके निवारण तंत्र पर भरपूर विश्वास था। इस मुद्दे पर अंबेडकर के विचारों से वे कभी सहमत नहीं हो सके। दलित प्रश्न की वर्तमान विसंगतियों और तज्जनित आक्रामकता को इसी विस्तृत फलक पर आज भी समझने और समझाने की आवश्यकता है। संकुचित, विघटनकारी, प्रतियोगी, आक्रामक और बदले की भावना से भरे व्यक्ति को कभी 1857 का वर्णाश्रमी पाठ करने की आवश्यकता पड़ेगी और कभी वो हिंद स्वराज का वर्णाश्रमी पाठ करने का आह्वान करेगा। ये बात साफ है, स्पष्ट है। गांधी हिंद स्वराज के माध्यम से सभ्यता के केंद्रीय और परिधीय विषयों की सटीक पहचान करते हैं कि सभ्यता के कौन से केंद्रीय प्रश्न होने चाहिए और कौन से परिधीय आयाम होने चाहिए, और उनकी अर्थवत्ता और अंतर संबंध को बनाए रखते हुए वे कभी एक क्षेत्र के विषय को दूसरे के द्वारा विस्थापित या स्थानापन्न नहीं करते। केंद्र के विषय केंद्र में रहने चाहिए और परिधि के विषय परिधि पर ही रहने चाहिए। उनके लिए यह ईश्वरीय विधान में विक्षोभ उत्पन्न करना था, डिस्टर्बेंस उत्पन्न करना था। उनकी दृष्टि में ऐसा करना हिंसा है, पाप है, अहंकार है। इसके विपरीत वे मनुष्य को उसकी बहुस्तरीय संस्थाओं के सापेक्ष धर्म क्षेत्र का पथिक बनाने की कामना करते हैं। ऐसी परंपरागत दृष्टि में उनकी अगाध श्रद्धा को इस दृष्टि की प्राचीनता, विश्वसनीयता तथा अर्थपूर्णता से संबल प्राप्त होता है। हिंद स्वराज वस्तुतः इसी परंपरा के साथ सहभाग करती हुई उनकी सभ्यता मूलक और कालजयी कृति है। ये हिंद स्वराज का महत्व और हिंद स्वराज का महात्म्य है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि गांधी आधुनिक परिवेश में परंपरानिष्ठ दृष्टि का प्रवर्तन करने वाले एक सेतु पुरुष हैं। उनकी इस परंपरानिष्ठ दृष्टि के केंद्र में ईश्वर की सत्ता और व्यवस्था विद्यमान है तथा मानवीय जीवन के समस्त प्रकल्प उस सत्ता से एकाकार होने के नीतिपूर्ण उपकरण हैं। 20वीं सदी में साध्य और साधन की इस एकरूपता की पुनर्स्थापना के लिए गांधी आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा को बुनियादी रूप से बेजोड़ चुनौती देते हैं और परंपरागत जीवन मूल्यों की ओर युगानुरूप संकेत करते हैं। इसी प्रकार जहां वे एक और समाज में समरसता और न्यायपूर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, वहीं इसके लिए वे राज्य रूपी संस्था को एक आपात आवश्यकता मानते हैं। राज्य के प्रति गांधी का कोई बहुत विश्वास या कोई बहुत आग्रह नहीं है। उनके अनुसार मनुष्य के परिष्कार और अभ्युदय का प्रश्न नैतिक है, संस्थागत, विधिक या राजनीतिक नहीं है। इस हेतु इस समाज में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय
और अपरिग्रह के पंच महाव्रतधारी सत्याग्रहियों की आवश्यकता बताते हैं तथा तदनुरूप उनकी योग्यता और उनकी तकनीक का भी खुलासा करते हैं कि इन्हें किन तकनीकों से समाज में जाना है, समाज में अपने कार्य को संपादित करना है। स्थानीय स्तर पर वे विकेंद्रित किंतु आत्मनिर्भर आत्मपरक समाज के पक्षधर हैं और वैश्विक स्तर पर वे साम्राज्यवाद को शासक और शासित दोनों के हितों के लिए अकल्याणकारी मानते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में यही उनका मुख्य वैचारिक आग्रह रहा है। इस बात को हमको ठीक से समझ लेना चाहिए। आर्थिक प्रश्नों पर गांधी जी का सारा जोर आचार विचार की श्रेष्ठता और अपेक्षाओं के नियमन संयमन पर केंद्रित है। उनका न्यास सिद्धांत, ट्रस्टीशिप थियरी अनुपम है, अपने आप में वो अद्वितीय है। एक सभ्य, सुव्यवस्थित और अनुशासित समाज में वे चिकित्सकों, वकीलों, संसद तथा भारी मशीनों की उपयोगिता को गंभीर संदेह की दृष्टि से देखते हैं। समाज और विश्व के संबंध में उनकी मुख्य चिंता उन साधनों को अपनाने पर केंद्रित है जिससे मनुष्य का नैतिक अभ्युदय सिद्ध हो, उसका मॉरल अपलिफ्टमेंट हो। गांधी दर्शन वस्तुतः इसी सूत्र का लोक भाष्य है। ये बात हमको ठीक प्रकार से समझ लेनी चाहिए। इन सबके बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी महापुरुष की तरह गांधी की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वे वर्तमान परिवेश में हमारी सनातन परंपरा के लक्षणों की ओर इंगित करने वाले सबसे सशक्त और प्रभावी राजपुरुष तो हैं, किंतु इससे धर्म और परंपरा की शुद्ध और शास्त्रीय साधना करने वाले हमारे मनीषियों का महत्व कतई कम नहीं हो जाता। ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। इसी प्रकार विशाल गांधी वाङ्मय की उपलब्धता के उपरांत भी हमारी सुदीर्घ और अक्षत शास्त्र परंपरा की सनातन उपादेयता पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। गांधी एक प्रकार से धर्म और अधर्म के संक्रमण काल में एक मध्यवर्ती सेतु पुरुष की तरह हैं और यह अपने आप में गांधी का एक महत्वपूर्ण अवदान है कि उन्होंने अविचलित भाव से धर्म की ओर हमें प्रेरित करने का कार्य किया, किंतु साथ में अपने सनातन और शास्त्रीय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें अपनी स्थापित शास्त्र परंपरा के स्थायी महत्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें उस महत्व को भी अपनी आंख से ओझल नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार आज जिस परिवेश में, जिस वातावरण में हम हैं, उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए पूरे ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण करते हुए, उनका सिंहावलोकन करते हुए हिंद स्वराज को गांधी वाङ्मय की क्यों सूत्र रचना कहा जाए और इस पूरे संदर्श से गांधी के हिंद स्वराज का क्या तारतम्य है, क्या संगति है, इस प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद।